आज ये चीनी से भी बड़ा बदमाश है। इसलिए है कि चीनी को तो अब लोग बुरा समझना शुरू हो गए हैं। लेकिन मुझे कल एक पेशेंट जो था जिनको मेजर हार्ट अटैक हुआ, उनका वो सब्सक्रिप्शन देखने का मौका मिला जिसमें डॉक्टर साहब ने उन्हें कुकिंग ऑयल रिकमेंड किया हुआ था कि उन्होंने खाना कुकिंग ऑयल में पकाना है, जो कि बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा बनी जिसे आज आप के नाम से जानते हैं। 1955 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे आइजन हावर। हाँ जी। इनको हार्ट अटैक हो गया। पैट्स की वैसे तो 3.5 किस्में हैं, तो पाकिस्तान के आपके ऑलमोस्ट सारे ब्रांड ही 2 नंबर बेच रहे हैं। ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल एग्जैक्टली मैं यही देख रहा था, बड़ा रिच ऐसा गोल्डन कलर आपको वरना देखने को नेचुरल नहीं होता। मेरे एक दोस्त है, वो तो बड़ा सख्त लफ्ज बोलते हैं कि डॉक्टर इज अ टेक्निकली कहा जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू चैनल डायबिटीज़। आज मेरे साथ दोबारा गुरु जाहिद साहब मौजूद हैं और आपके कमेंट्स और सजेशन से हम लोगों ने कुछ चेंजेस इसके अंदर इम्प्लीमेंट किए हैं वीडियो में। हम उम्मीद करते हैं कि आपको चेंजेस पसंद आएंगे और इसी तरह से अपने सजेशंस हम लोगों के साथ आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें। और उसके साथ साथ अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल हो या फिर अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है जो कि आप डिस्कस करना चाहते हैं गुरु जाहिद साहब से, तो प्लीज़ वो भी कमेंट बॉक्स के अंदर आप हमारे साथ शेयर करते रहें और साथ साथ हमें टॉपिक सजेशंस भी देते रहें कि आप किस बारे में सुनना चाहते हैं। इसी के साथ हम इंशाल्लाह शुरू करते हैं आज के अपने मेजर टॉपिक पे। सर, कमिंग बैक टू द टॉपिक जो इम्पोर्टेंस है। थैंक यू सर, सबसे पहले सबसे ज़रूरी सवाल आपसे कि आजकल बीमारियों की एक यलगार हुई है, हर तरफ हर इंसान ही ऑलमोस्ट बीमार है। तो बीमारियां इतनी तेज़ी से फैल रही हैं, तो इसके पीछे कोई कोर वजह आप क्या देखते हैं कि क्या ऐसी वजह है जिसकी वजह से ये सारी बीमारियां कनेक्ट होकर फैल रही हैं? जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, इसको अगर आप देखें ना कि बीमारियों का जो एक सैलाब आया हुआ है, आप हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे बेड नहीं मिलते। आप कार्डियोलॉजी सेंटर में चले जाएं, अमीर गरीब हर बंदा वहाँ आपको मिलेगा, दिहाड़ीदार मिलेगा जिसको हार्ट अटैक हुआ है। ब्लड प्रेशर हर घर में घुस गया। डायबिटीज़ पाकिस्तान की तकरीबन जो अडल्ट पॉपुलेशन है 31%, कुछ 4-4.5 करोड़ लोग हैं जो शुगर की बीमारी से लड़ रहे हैं। और फिर इन बीमारियों की अपनी जो पेचीदगियाँ हैं, जो इन बीमारियों से और बीमारियाँ पैदा हो रही हैं, वो लातादाद हैं। तो हमने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था कि लाखों रुपए हमारे जो हैं वो दवाइयों पे लग रहे हैं और उसका फ़ायदा नहीं हो रहा। फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा? मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही? उसकी वजह यह है कि आपकी खुराक के अंदर, आपकी फूड के अंदर 2 बुनियादी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो मुसलसल आप खा रहे हैं। एक तो बीजों से निकले हुए तेल हैं, जिसे हम कुकिंग ऑयल कह सकते हैं, आराम से समझा जाएगा। दूसरी जो चीज़ जो केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है वो है फ्रक्टोस। फ्रक्टोस क्या होता है? जो फ्रूट के अंदर शुगर होती है, मिठास होती है, उसे फ्रक्टोस कहते हैं। अच्छा, अब ये दोनों आपकी बॉडी थोड़ा सा अगर आप इसको खाएंगे तो तब तो वो बर्दाश्त कर लेगी। अगर आप इसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो यही चीज़ें ये आपके लिए जहर बन जाएंगी। ठीक है। अच्छा, और याद रखें कि जो डोज होती है, किसी चीज़ की मिकदार होती है, वही उसका फ़ायदा भी होती है और वही उसका नुकसान है। जैसे पानी है ना, पानी के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है। आपकी पूरी बॉडी 70-80% पानी है। आप हमारी हड्डियों के अंदर 30% से ज़्यादा पानी है जो सॉलिड है। लेकिन अगर वही पानी आप एक बंदे को एक बाल्टी पानी पिला दें तो क्या होगा? सर, डेथ हो जाएगी। हालांकि वो जिंदगी की अलामत है, लेकिन वो ख़त्म कर दी। तो अब ये जो 2 चीज़ें थी, ये इतनी ज़्यादा मिकदार में आपकी बॉडी के अंदर रोज़ जा रही हैं, सुबह शाम, कि हमें हमारी बॉडी उसे कोप नहीं कर सकती, वो उससे निपट नहीं सकती। आप बीमार पड़ रहे हैं। इसके लिए एक थोड़ा सा मैं आपको डाटा है मेरे पास कि ये जो ऑयल हैं, कुकिंग ऑयल हैं, जो एडिबल ऑयल हैं, मशीनों के लुब्रिकेशन वाले या दूसरे नहीं, जो आपकी बॉडी में जा रहे हैं, इसकी जो एनुअली हमारी मार्केट है, पाकिस्तान में रेवेन्यू है, वो $1.82 बिलियन है, US डॉलर एनुअली। और इसमें तकरीबन 7% एनुअल इंक्रीज भी हो रही है।
बिल्कुल ठीक है, यानी कि 2025 से 2026 में जाएंगे तो इसमें 6% और इंक्रीज 7% तकरीबन 6.98% है जी। अच्छा जी, सॉफ्ट ड्रिंक, ये जो कोलाज कोयलाज हैं, कोलाज ये जो इसकी इससे भी बड़ी मार्केट है, ये $8 बिलियन की है। $8 बिलियन एनुअली यूएस पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। और इसमें जो इजाफा हो रहा है वो 7.72% एनुअली इजाफा हो रहा है। बिल्कुल ठीक है, मतलब पिछले से भी 1 या 1.5% ज़्यादा इंक्रीज हम लोगों का ड्रिंक्स में या ठीक है। कोलाज पे है। कोलाज में, और कोलाज में क्या है? चीनी से मीठे के लिए। और वो चीनी सबसे ज्यादा, अगर किसी मशरूब के अंदर, ड्रिंक के अंदर चीनी है तो वो आपके कोलाज के अंदर होती है। बिल्कुल ठीक है, एक इतना सा कैन आप पीते हैं, उसमें 12-13 चमचियाँ शुगर होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। और वो इतनी ज़्यादा मिकदार होती है कि आपका सिस्टम उड़ा के रख देती है। अब छोटे बच्चे भी पी रहे हैं, तो जब बच्चे को, 2 साल के बच्चे को आप मज़े मज़े से पिला रहे हैं कोक, तो भाई उसका इतना सा जिगर है, वो तो उड़ जाएगा, वो तो फैटी हो गया, तो वो तो सारी उम्र के लिए गया ना। बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें कि 1961 में, 1961 में जो हमारी चीनी की पर पर्सन एनुअल कंजम्पशन थी ना, वो तकरीबन 2 किलो थी। ठीक है, तब हम मतलब साल में 2 किलो 2 चीनी किलो, ही खाया करते ठीक थे। है। आज जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक 26 किलो चीनी एक बंदा खा रहा है। 24 किलो का इंक्रीज आ गया है। 24 किलो का इंक्रीज, ठीक है। और हमने 2021-22 का मेरे पास डेटा है कि जो आपने चीनी, शुगर मिलों ने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ चीनी बनाई है ना, वो 7.9 मिलियन टन है, जिसको अगर आप किलोग्राम में कन्वर्ट करें तो वो 7 अरब 90 करोड़ किलोग्राम बनती है। हर साल इतनी चीनी पाकिस्तान के अंदर प्रोड्यूस होती है। प्रोड्यूस हो रही है। अब मेरे भाई, आपकी आबादी कितनी है? 24 करोड़ ठीक आबादी है हम। तो आप जब इतनी आज ज़्यादा। तकरीबन 8 अरब किलो हम्म, चीनी बना रहे हैं, तो चीनी के अंदर 50% फ्रक्टोस होता है, 50% ग्लूकोज होता है। बिल्कुल ठीक है। अब जो केमिकल कुकिंग ऑयल के थ्रू अंदर जा रहा है और उसके साथ चीनी के जरिए अंदर जा रहा है, तो और जितना भी फूड आप बाहर से खाएंगे और चाहे घर से खाएंगे, लेकिन कुक इसी में हो रहा। इसी में, यानी हर एक चम्मच खाना जो मुंह में जा रहा है आपके बच्चे के या बड़े के, उसमें ये शामिल है। तो ये वो बड़ी वजह है जिसकी वजह से हम फंस गए हैं। यानी कि आज हम सबसे बड़ा कल्प्रेट पकड़ के लाए हुए हैं। आज ये चीनी से भी बड़ा बदमाश है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसलिए है कि चीनी को तो अब लोग बुरा समझना शुरू हो गए हैं, डॉक्टर्स भी बात कर रहे हैं। लेकिन मुझे कल एक पेशेंट जो था जिनको मेजर हार्ट अटैक हुआ, उनका वो सब्सक्रिप्शन देखने का मौका मिला, जिसमें डॉक्टर साहब ने उन्हें कुकिंग ऑयल रिकमेंड किया हुआ था, रिकमेंड किया हुआ था कि कि उन्होंने खाना कुकिंग ऑयल में पकाना है, देसी घी नहीं खाना, वो चर्बी वाला गोश्त नहीं खाना, ये वो, और कुकिंग ऑयल में पकाना है। तो मैं आज जो हम बात करेंगे कि ये जो असल नाजल हुई है ना हमारे ऊपर बला, जिसको कोई नहीं बता रहा कि ये क्या चीज़ है। मेन जो आपका मीडिया है जिसमें कुकिंग शो हो रहे हैं, सबको स्पॉन्सर ये कुकिंग ऑयल कंपनियां कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे है। तो आप लोग कहते हैं जी निहारी खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम होता है, दिल का मर्ज। निहारी को अगर आप देसी घी में पकाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। अच्छा, जब आप निहारी को कुकिंग ऑयल में पकाएंगे तो ये केमिकल है, ये खाने की चीज़ नहीं है। अच्छा, ये मतलब आप कहते हैं कि ये एडिबल चीज़ ही नहीं ये है। एडिबल चीज़, ये नॉन फूड है। सर थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हमें थोड़ा सा आप गाइड कर दें कि कुकिंग ऑयल मतलब अगर ऐसी चीज़ है जो कि एडिबल नहीं है, तो मार्केट में इतनी वाइडली अवेलेबल कैसे हो गई है? जैसे हम अभी भी स्टोर्स पे जाते हैं तो मेरे ख्याल से गिने चुने कुछ ही ब्रांड्स हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन ही गिने चुने इतने हैं। घी उस तरह से वाइडली आपको नज़र नहीं आता जो कि आप कह रहे हैं कि बेहतर चीज़ है इससे। तो ये इंट्रोड्यूस कैसे हो गए मार्केट में? अच्छा, इसमें ना हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये कब आया, किस तरह से हुआ, सोसाइटी में क्या चेंजेस हुई। और चूँकि यूरोप में पहले ये चीज़ें आई, अमेरिका में पहले आई, हमारे पास बाद में आई हैं। तो जब हिस्ट्री को आप देखेंगे तो कुछ थोड़ा सा समझेंगे। असल में जब वर्ल्ड वार 1 हुई, फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई, उससे भी पीछे थोड़ा सा जाएं, तो लोगों का जो यूरोप के अंदर शहरों की तरफ आना था,
जब आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था तो ज़ाहिर है देहातों से लोग शहरों की तरफ आ रहे माइग्रेट कर रहे थे थे। लोग। जब लोग देहातों में थे तो वो कुकिंग के लिए मक्खन इस्तेमाल करते थे। हमारे देहातों में भी ये था, हर घर में भैंस रखी होती थी, गाय रखी होती थी, उसी के मक्खन, उसी का घी बनता था, वो हम यूज़ करते थे। इसी तरह यूरोप में भी था। और दूसरा काम ये होता था कि जो आपकी चर्बी होती थी जानवरों की, भेड़ों की, बकरियों की, गाय की, और वहाँ पिग भी खाया जाता था, उसकी चर्बी, उस चर्बी में जो डीप फ्राई करना होता था, जो तलने वाली चीज़ें थी वो उसमें होती थी। हमारे यहाँ आपको याद है केपी वगैरह में जो चप्पल कबाब है, हाँ जी। वो जिस जानवर का गोश्त होता था उसी की चर्बी वो तवे पे रखी होती थी। आज भी आप जाएं, जो केपी में सबसे अच्छी जगह है चप्पल कबाब खाने की, वो पेशावर के पास एक जगह है जीटी रोड के ऊपर ही, हाँ जी। मेरे ख्याल से तारू जब्बा और वहाँ पे वो है, और वो को 3 या 4 भैंसें रोज़ की ज़िबा करते हैं और उसी की चर्बी में कबाब बना रहे होते हैं। खाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप शहरों में आए और आपने चर्बी को बैन किया, गवर्नमेंट ने भी कहा कि इसको नहीं खाना, ये आपने बनास्पति घी में बनाना है, तो जब आपने उसी कबाब को इसके अंदर फ्राई किया तो वो तो डेडली फिर बन वो गया। एक आपके लिए नुकसानदेह और केमिकल वाली चीज़ बन गई। तो असल मसला चप्पल कबाब में नहीं था, बीफ में नहीं था, आपने उसको जिस चीज़ में फ्राई किया है वो जहर उसको बना रही है। तो वापस आते हैं जी, ये सबसे पहले 1869 में नेपोलियन जो फ्रांस का बादशाह था, इसने किया कि जो उनकी आर्मीज थी उनके लिए, चूँकि मक्खन और चर्बी ज़ाहिर है नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो ये कम है और शहरों में आप जानवर रख नहीं सकते, तो इसने साइंटिस्ट को ये एक कहा था, इनाम के लिए उसने कहा था कि मैं उसको प्राइज़ दूंगा जो इनका मुतबादल, जिसमें ये कुकिंग कर सके, आर्मी को हम खिला सकें, वो बनाएगा। ठीक है। तो ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे, हिप्पोलिट मेज मॉरिस इनका नाम था। ठीक है। इन्होंने जो सूअर की चर्बी थी ना उसकी मॉडिफिकेशन की। अच्छा, उस सूअर की चर्बी से मॉडिफिकेशन करके ये वहाँ पे जो लैंप का ऑयल था, ऑलियो ऑयल उसे कहते हैं, वो बनाते थे, और ऑलियोस्टीन के नाम से एक केमिकल बनता था जिससे मोमबत्तियाँ बनाई जाती थी। क्योंकि इससे पहले जो मोमबत्तियाँ बनती थी ना वो बी वैक्स से बनती थी, जो छत्ता जो है शहद की मक्खियों का छत्ता होता है। तो ये जब ये केमिकल बने तो इससे एक बड़ा आगे बढ़ा मामला, तो इन्होंने, इन साहब ने 1860 में इसको पेटेंट करवा लिया कि ठीक है, ऑलियो स्टेन को भी, ऑलियो ऑयल को, और ये फिर लैंपों में और वो आपकी जो मोमबत्ती की इंडस्ट्री थी उसमें इस्तेमाल होता रहा। फिर मज़े की बात है कि 1871 में इन्होंने ये जो अपना पेटेंट था ये बेच दिया एक डच कंपनी को, ठीक है, जो के बाद में एक बहुत बड़ी कंपनी का हिस्सा बनी जिसे आज आप यूनिलीवर के नाम से जानते हैं। अच्छा, तो डच कंपनी यूनिलीवर में मर्ज ये हो गई, किसी और के साथ मिलके जैसे भी हुआ तो जो यूनिलीवर बन गई, अब यूनिलीवर है। तो इन्होंने फिर पहला जो माजरीन है ना, ये उसी सूअर की चर्बी को मॉडिफिकेशन करते हुए जो बनाया था, तो पहला माजरीन फ्लोरा माजरीन के नाम से इन्होंने लॉन्च किया था यूनिलीवर ने, और ये कोई 1875 के आसपास की बात है। बिल्कुल ठीक है। फिर अब ये फार्मूला अमेरिका में आया, यूरोप से ये ट्रैवल करके यूएस की तरफ चला गया। अब वहाँ पे ये माजरीन, चूँकि ये मक्खन जैसा दिखने में होता है और मक्खन की उसी तरह से इसमें कुकिंग भी हो जाती है, और स्प्रेड इसे आप एक तरह का इन्होंने बनाया जैसे आप बनास्पति घी टाइप चीज़ है, तो ये बनाना शुरू किया। अच्छा, जब ये अमेरिकन कंपनियों ने किया तो उन्होंने इसके अंदर एक और ट्विस्ट डाला। वो ट्विस्ट ये था कि 18वीं सदी में जब कॉटन जिनिंग मशीनें बनी तो कॉटन के अंदर से उसका बीज अलहदा करना आसान हो गया, बिल्कुल ठीक है, जिसको बनौला कहते हैं, जो कॉटन सीड कहते हैं। इससे क्या हुआ कि बहुत तेज़ी से कपास की फसल लगनी शुरू हो गई, और वो जो बनौला था उसके ढेरों के ढेर लग जाते थे, उसका कोई इस्तेमाल नहीं था।
ठीक है, वो वेस्ट था, उसमें से वेस्ट जो था। निकलता अब वो था। खेतों के किनारे पड़ा हुआ है, जानवरों को ज़्यादा खिलाते थे वो बीमार पड़ जाते थे, फिर इन्होंने बतौर खाद इनको ज़मीनों में डालना शुरू किया, तब मसले, वो उगाता था उसको तलब करना मसला था। फिर इससे ऑयल निकाला गया, वो लुब्रिकेशन के तौर पे इस्तेमाल होता था मशीनों के अंदर। ठीक है, बनौले। मतलब कॉटन सीड ऑयल जो बना था एक्चुअली वो मशीन्स को उसके लिए हम बना वो था, और काम कोई नहीं था। वेस्ट था वरना। अब फिर जब ये यूरोप से अमेरिका में आया तो इन्होंने कहा यार ये तो एक अच्छा ऑल्टरनेट है मक्खन का, तो इन्होंने क्या किया, इसके साथ इसी फार्मूले पे जो फ्रेंच फार्मूला था इसके साथ माजरीन और अपनी चीज़ें बनानी शुरू कर दी। और इसमें ट्विस्ट ये किया कि इसके अंदर इन्होंने वो मिलाना शुरू कर दिया, इसको कॉटन सीड ऑयल को। बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया। अब आगे क्या हुआ कि कॉटन सीड ऑयल तो ऑयल है, ये रूम टेम्परेचर पे जमेगा नहीं, ये ऑयल की शक्ल में रहता था, और माजरीन को एक सॉलिड फॉर्म देनी थी, तो इसके लिए इसको फिर उनको इसके अंदर बीफ की चर्बी या सुअर की चर्बी मिला के तो वो माजरीन बनाना पड़ता था। ठीक है, मतलब अब ये मिक्स बन गया ऑयल का और फैट्स का। फैट्स का। अच्छा, फैट्स फिर अगेन नेचुरल सोर्स से आनी थी, तो उसमें मसला आता रहता था, तो उनको ना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट को बड़ा प्रॉब्लम था कि कांस्टेंट प्रोडक्शन नहीं हो पाती थी। ठीक वो है, अब हल ढूंढ रहे थे कि किसी तरीके से हम इससे बाहर निकलें और हमें एक परमानेंट सोल्यूशन मिले कि जिसपे आपको एनिमल फैट बार बार प्रोक्योर ना करना पड़े। अच्छा, यहाँ पे फिर क्या हुआ कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे जो एक तेल बनाने वाली कंपनी के साथ, जो लुब्रिकेशन के तेल बनाती थी, ठीक है, मशीन्स वाला तेल मशीन्स वाला या ग्रीस बनाती थी, उनके साथ एक काम कर रहे थे। इनका नाम था विल्हम नॉर्मन। ठीक है, इन्होंने प्रोसेस में तजर्बात करते हुए ये देखा कि अगर हम बनौले के तेल को, कॉटन सीड ऑयल के तेल को 250 डिग्री सी पे जाके हीट करें और कॉपर की कंटेनर में करें, तांबे के अंदर, तो ये ग्रीस की शक्ल इख्तियार कर जाता है, यानी ये लिक्विड से सॉलिड होना शुरू हो जाता है, सेमी सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला जैसे ही फार्मूला सामने आया तो इन्होंने ये जो फार्मूला था ना ये बेचा P&G को, ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल को। अच्छा, ये साबुन बनाते थे। इनका मसला ये था कि साबुन में चर्बी डलती थी और चर्बी का वही मसला था कि वो सप्लाई का इशू था। इन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला ही हल हो गया, क्योंकि कॉटन सीड बेतहाशा पड़ा हुआ था, तेल जितना मर्जी इस्तेमाल करो। इन्होंने वहां से साबुन बनाना शुरू कर दिया। वो अपनी तरफ से कॉस्ट कटिंग पे भी गए और एक अपना चैलेंज उन्होंने खत्म कर दिया, सस्ता भी, अवेलेबल भी। लेकिन अभी तक ये चीज मतलब ह्यूमन कंजम्पशन तक नहीं आई, इसको किसी ने नहीं खाया। पहले मतलब ये था मशीन्स में डाल दें, साबुन बना लें, इन दो चीजों को, ये मसलों को खत्म कर। उधर यूनिलीवर ने उसका मार्जिन बना दिया, लेकिन वो भी चर्बी थी बहरहाल, लेकिन सीड ऑयल नहीं था। सीड ऑयल नहीं था। यहाँ अमेरिका में आके अब चर्बी और सीड ऑयल का मिक्स हो गया, मिक्स हुआ, तो पहले इसका साबुन बनना शुरू हुआ। और P&G बहुत बड़ी कंपनी थी, अभी तक सर एग्जिस्ट कर रही है और वन ऑफ द लार्जेस्ट मेरे ख्याल से में। अब इन्होंने फिर देखा यार ये जो इन्होंने पेटेंट खरीद लिया, वो जर्मन साइंटिस्ट से इन्होंने खरीद लिया, और इन्होंने देखा कि इसकी शक्ल जो है, जो ये कन्वर्जन है तेल की, इसमें हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस होता है, यानी हाइड्रोजन की बम्बारमेंट होती है, और आपका ये जो ऑयल होता है इसके अंदर गैप्स होते हैं, और जैसे उसमें हाइड्रोजन फिल हो जाती है ना तो ये सॉलिड होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो इन्होंने कहा यार ये तो दिखने में घी की तरह लगता है और मक्खन की तरह लगता है, तो क्यों ना हम इसको लोगों को कहें कि देखो मक्खन का बेहतरीन मुतबादल आपको दे दिया, सब्स्टिट्यूट आ गया। ठीक है। और इन्होंने पहला ब्रांड लॉन्च किया था क्रिस्को के नाम से। क्रिस्को, हाँ, इसका क्रिस्टलाइज कॉटन सीड ऑयल। ओके, अच्छा, उसी को शॉर्ट फॉर्म में कर दिया उन्होंने, क्रिस्को। ठीक है, CRISCO, क्रिस्को। और ये तकरीबन की बात है 1911 की। ठीक है। और शुरू में लोगों ने इसको पसंद नहीं किया टेस्ट में, फिर इन्होंने दरमियान में घुमाया चीज़ों को कि भाईजान ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और इसको खाएं, और सस्ता था, मिल जाता था। इसने फिर मार्केट पकड़ ली 1912-13 में, वर्ल्ड वार 1 से पहले ये बड़ा शहरों में इन हो गया। अब चूँकि जो कॉटन सीड ऑयल थे उसका ऑयल बढ़ना शुरू हो गया, बड़ी तेज़ी से ऑयल बिक रहा था, लोगों ने जो था ज़्यादा लगानी शुरू कर दी, तो अब उससे जो कॉटन बनती थी वो ज़रूरत से ज़्यादा थी। तो फिर 1939 में US गवर्नमेंट ने
इसके ऊपर पाबंदी लगा दी कि अब इस रकबे से ज़्यादा आप कॉटन सीड कॉटन नहीं लगा सकते, कॉटन की कॉटन करेंगे। की फसल नहीं लगाएंगे, ठीक है। कपास की फसल नहीं लगाएंगे। लेकिन एक मार्केट डेवलप हो रही थी, खान लोगों को लिए बड़ा मज़े का मामला था। तो फिर इन्होंने क्या किया, सोयाबीन से तेल निकालने का मामला आया, तो फिर सोयाबीन मार्केट में आ गई। ठीक है, जब वो लगा कि अच्छा इस रकबे से ज्यादा आप कॉटन नहीं ग्रो कर सकते तो उन्होंने लेकिन कहा, डिमांड अब थी नया आपके, नया ऑल्टरनेटिव निकालना डिमांड तो थी। तो फिर सोयाबीन आ गई, तो सोयाबीन ऑयल बनना शुरू हो गया। तो 50% जो था, जो घी की मार्केट थी या माजरीन वगैरह था, उसके अंदर अब सोयाबीन का ऑयल डालता था। बिल्कुल ठीक है। और 1950 तक आप ये देखें। अब आप ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा इधर से रुकें, अगली एक कहानी नई शुरू हो जाती है। 1955 के अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट थे आइजन हावर, हाँ जी, इनको हार्ट अटैक हो गया। बिल्कुल ठीक अब है। प्रेसिडेंट को हार्ट अटैक हुआ तो जाहिर है वो लाइमलाइट में आ गया मामला। एक क्राइसिस बन गया होगा। हाँ। उससे पहले अमेरिका के अंदर ये मसाइल थे कि लोगों को सडन हार्ट अटैक होते थे, यंग लोगों को। आज आपका पाकिस्तान वहाँ खड़ा है जहाँ पे यंग लोगों को हार्ट अटैक आए दिन हम सुन रहे होते आए दिन हो रहे हैं, और कोई समझ नहीं आती कि कैसे हो रहे हैं। हैं। रीजनिंग कोई नहीं होती, अब कोई यार बंदा existing- अच्छा भला था, अभी तो मेरे पास से उठ के गया, अभी तो सुबह ऑफिस गया, और ये इतने लिथल हैं कि दूसरा सांस भी नहीं बंदा लेता। बिल्कुल ऐसे है। ये 50s के अशरे के अंदर अमेरिका में ये सिचुएशन थी। ठीक है, 1950s में वहाँ थी और आज यहाँ पे अब यहाँ आ आए, गई क्योंकि है। हम ये चीज़ें बाद में अडॉप्ट की हैं। हमने 1980 के बाद ये चीज़ें ज़्यादा खानी शुरू की हैं। ठीक है, 1980 से पहले हम लोग इस ऑयल पे इस तरह की डिपेंडेंट नहीं हम थे। देसी घी खा रहे थे, और बिल्कुल या ठीक है। सरसों का तेल था जो वो भी रिफाइन नहीं था। ठीक है। अब ये हुआ कि जब प्रेसिडेंट साहब को हुआ तो यहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम है डॉक्टर एंसल कीज। एंसल कीज, ठीक है। ये बड़ा इन्फ्लुएंशियल बंदा था। इसने वर्ल्ड वार 2 के दरमियान अमेरिका को एक, जो आर्मी के लिए एक राशन का पैकेट बना के दिया था कि एक जाहिर जंग लड़ रहे हैं, तो उनका ख्याल ये था कि एक ऐसा पैकेट बनाया जाए जिसको फौजी अपनी पॉकेट में रख ले। उसके अंदर उसके खाने से उसकी सारी बुनियादी जो जिस्मानी ज़रूरतें हैं, प्रोटीन की, फैट्स की, कार्ब्स की, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, वो पूरी हो जाए, और वो आपको बार बार खाने का मसला ना पड़े, आप फ्रंट लाइन पे लड़ रहे हैं। तो इन्होंने वो एक पैकेट बनाया था जिसका नाम रखा गया के राशन। के स्टैंड फॉर कीस, डॉक्टर कीस। ठीक है, उन्होंने अपने नाम से उसे कहा के राशन। और ये फिर उस वक्त इन्फ्लुएंशियल हो गए। ये बायोलॉजिस्ट थे, इन्होंने म्यू फाउंडेशन को भी ज्वाइन किया हुआ था, और डबल PhD थे, तो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा था। इसके हाथ एक डाटा लगा कि वर्ल्ड वार 1 के अंदर, वर्ल्ड वार 2 के अंदर, जब यूरोप में राशनिंग की गई, खाना की सप्लाई कम हो गई थी जंग की वजह से, तो इन्होंने देखा कि लोगों के मरने का जो रेशियो है ना, दिल के अमराज से, हार्ट अटैक से, वो कम हो गया था। तो डॉक्टर एंसल कीज ने इससे ये नज़रिया निकाला कि चूँकि लोगों को अंडे, घी, मक्खन कम मिल रहा था, सैचुरेट ये चिकनाइयाँ कम मिल रही थी, तो लिहाजा इनके हार्ट अटैक कम हो गए थे। ठीक है। तो इन्होंने एक नज़रिया डेवलप किया जिसे कहते हैं डाइट हार्ट हाइपोथेसिस। ठीक है। इसके मुताबिक ये कहते थे कि हमारे खून के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, आपके दिल की नालियों की, आर्टरीज की ब्लॉकेज होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है और बंदा मरता है, वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से होता है। ठीक है। ठीक है। ये हाइपोथेसिस इन्होंने जो जनरेट किया था, मतलब ये एक सिर्फ विजुअल डाटा से इन्होंने कर दिया, एक ये किया, एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट नहीं, इसके बाद इनकी एक स्टडी भी आई। ठीक है, ठीक है। तो ये इन्होंने डाइट हार्ट जो हाइपोथेसिस था ये डेवलप किया, और इसमें इन्होंने जो लाइन दी वो ये थी कि चूँकि सैचुरेटेड चिकनाइयाँ या कोलेस्ट्रॉल किस में होता है, देसी घी में, मक्खन में, चर्बी में, बीफ में, मटन में, ठीक है, अंडों में। मैंने कहा जी इनके अंदर ये चीज़ें होती हैं। आज भी आपका डॉक्टर वही लकीर पीट रहा है, उन्हीं चीज़ों से मना कर रहा है ना। वो खाने से क्या होता है, जिस्म के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है तो उससे आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं और उससे हार्ट अटैक होता है। तो इसका मतलब ये है कि अंडे, घी, मक्खन, चर्बी, गोश्त खाने से हार्ट अटैक होता है। ये लिंक उन्होंने बनाया, और अब लोग डर गए, मर रहे थे। उन्होंने कहा जी क्या खाया? उन्होंने कहा ये तेल।
ठीक है। तो डॉक्टर साहब की वो जो एंट्री हुई पीछे से, ये जो सिलसिला चल रहा था, हाँ। इसने इस इंडस्ट्री को और बूस्ट दिया। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस है लिक्विड ऑयल का घी की शक्ल में ठोस बन जाने का, इसको कहते हैं हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस। हाइड्रोजनेशन यानी हाइड्रोजन की बम्बारमेंट होती है। अच्छा, नॉर्मल ऑयल को लेते हैं हम और उसके अंदर हम हाइड्रोजन को पंप करते हैं। तो उसके जो गैप्स हैं वो हाइड्रोजन फिल कर देती है और वो सॉलिड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इस वजह से इसको कहते हैं अनसैचुरेटेड। ये ऑयल्स जो हैं ये अनसैचुरेटेड है। ठीक और जो है। देसी घी है या चर्बी है वो चूंकि रूम टेम्परेचर पे या कोकोनट ऑयल है सॉलिड रहता है, तो वो ठीक है। सैचुरेटेड है। ओके, मतलब अगर इसे आसान थोड़ा सा करना चाहूँ तो मतलब जो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड ऑयल है वो अनसैचुरेटेड है और जो उस पे सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे वो सैचुरेटेड है। Saturated अच्छा, ये एक सैचुरेटेड basic फैट्स हैं। ठीक है। फैट्स की वैसे तो कुछ 3.5 किस्में हैं। एक सैचुरेटेड फैट, जो ये आगे आपको ये बात समझ में आएगी। जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है उसमें कौन कौन सी आ गई? घी, बिल्कुल ऐसे मक्खन, चर्बी, नारियल का तेल। ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे ये सॉलिड रहते ये हैं। सैचुरेटेड फैट्स हैं। उसके बाद आती हैं मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स। मोनो अनसैचुरेटेड। ये भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती हैं, सॉलिड नहीं होती। और इसकी मिसाल जैतून का तेल है। ठीक है, ओलिव ऑयल जो है। ऑलिव ऑयल है। और तीसरी होती है पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। जो बाकी सारे तेल हैं ठीक है, वो उस कैटेगरी में उसमें fall करता है। कैटेगरी में। अब ये जो सैचुरेटेड फैट्स है इसमें होता ये है कि फैट्स के अंदर अगर आप केमिस्ट्री में जाएं तो कार्बन और हाइड्रोजन के आइटम्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है। और उसके साथ ऑक्सीजन होती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो आपकी सैचुरेटेड फैट्स है इसमें कार्बन टू हाइड्रोजन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इसमें कोई और चीज़ आप घुस नहीं सकती। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ये सैचुरेटेड है। जो मोनो अनसैचुरेटेड है इसमें एक बॉन्ड होता है जो डबल बॉन्ड होता है, उसके साथ एक हाइड्रोजन बाहर से आ सकता है। ठीक है, वो आके अटैच हो जाता है उससे। और जो पॉली अनसैचुरेटेड होती है उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है। और एक किस्म होती है जिसे ट्रांस फैट कहते हैं। ये बहुत डेंजरस फैट्स हैं। ये वो वाली फैट्स हैं जो आपको हार्ट अटैक का सबब बनती हैं। ये वो वाली फैट्स हैं जो डायबिटीज़ का सबब बनती हैं। ठीक है। ये हैं ट्रांस फैट। ये नेचर के अंदर बहुत थोड़ी पाई जाती है। ठीक है। चर्बी में, गोश्त में, देसी घी में, नारियल के तेल में बहुत थोड़ी, इतनी कोई बॉडी को कोई इशू नहीं होता। लेकिन आपका ये जो पॉली अनसैचुरेटेड है इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। अब ये कैसे होती है? जब आप हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस करते हैं, वो केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो ये जो तेल लिक्विड से सॉलिड हो जाता है तो उसके अंदर ट्रांस फैट पैदा हो जाती है। ठीक है। ट्रांस फैट का नंबर ऊपर चला जाएगा। हाँ, वो सोयाबीन का जो तेल बनता है उसमें 30 से 40% ट्रांस फैट है। अच्छा। और ये ट्रांस फैट एक ऐसी है जिसपे कंसेंसस है पूरी दुनिया का कि ये मार देती है बंदे को। ये डैमेजिंग है। अब आप देखें कि जिस चिकनाई को आप खा रहे हो और उसमें इतनी ज़्यादा ट्रांस फैट है तो वो तो उड़ा के रख देगी। बिल्कुल सही है। इवन कि आप ये जो चिप्स खाते हैं, पोटैटो चिप्स खाते हैं, तो उसको आप हाथ लगाएं तो उसमें कोई फैट्स नज़र नहीं आती। हाँ बिल्कुल, उसमें चिकनाई है, उसका फील ही नहीं होता, बड़े ड्राइड। ठीक है। लेकिन उसमें 20% उसके वेट का चिकनाई होती है। अगर 100 ग्राम आप खा रहे हैं ना, उसमें 20 ग्राम फैट्स हैं। ये आप बात करें जो पैकेट वाले चिप्स, पैकेट्स वाली की बात करें, घर वाली में तो ज़्यादा होती है। उसमें और भी ज़्यादा होती है। ठीक है। घर वाली में बहुत ज़्यादा होती है। ये तो मैं बात कर रहा हूँ और ये कंपनियां बना रही हैं जिसमें आपको नजर आता है ही नहीं। 20% होती है। से आप जाके लेते हैं तो वो ड्राई सी हैं, उसमें 20% फैट्स होती हैं और वो ज्यादातर ट्रांस फैट्स होती हैं। ठीक है। ठीक है। वो उसकी रीजन ये ऑयल यूज करना है या उसके पीछे कोई अच्छा यही रीजन है कि ट्रांस फैट्स। ठीक है, ऐसे ऑयल यूज कर रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा, अब जब ट्रांस फैट्स का मसला आया ना तो फिर मेडिकल कम्युनिटी घबरा गई। अब क्या करें? उन्होंने कहा नहीं, ऑलिव ऑयल पे चले जाओ, मेडिटेरियन डाइट आ गई। और डॉक्टर एंसल कीज ने भी कहा ये बड़ी हेल्दी डाइट है, तो इन्होंने मेडिटेरियन डाइट सामने आ गई। लेकिन ऑलिव ऑयल होता ही नहीं, कुछ थोड़े मुल्कों में। हाँ। अब भी दुनिया में जो ऑलिव ऑयल है 80% जो है वो मिलावट वाला है, पाम ऑयल मिक्स करके बेच रहा है।
बड़े बड़े ब्रांड ऐसे ही बेच रहे हैं। इसके पीछे से क्या रीजन? डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, डिमांड बहुत ज्यादा, सप्लाई नहीं है। सप्लाई है नहीं। तो जाहिर है जिस चीज की डिमांड होगी फिर मिलावट आएगी। कुछ तो ना कुछ पाकिस्तान के करेंगे। आपके ऑलमोस्ट सारे ब्रांड ही 2 नंबर बेच रहे हैं। ऑलिव ऑयल जो है, ऑलिव ऑयल ठीक है। जब हम वैसे 2 नंबर की बात करते हैं तो क्या मतलब वो ऑलिव ऑयल है ही नहीं या 10-20% ऑलिव ऑयल है, बाकी पाम ऑयल है। ठीक है, मिक्सचर है दो ऑयल्स का। मिक्सचर है, या वो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल कहते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन वो ऑयल होता है जिसको हीट ना किया गया हो, जो सिंपल आपने क्रश करके इसको Press करके ऑलिव सब को निकाला हो। और फिर स्पन करते हैं। जैसे आपकी वो कपड़े सुखाने वाली होती है ना चक्की, उसके इससे मिक्सचर को स्पन करते हैं तो ऑयल बाहर निकल आता है। बिल्कुल ठीक है। वो होता है आपका कोल्ड प्रोसेस से निकला हुआ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। अब उस मिक्सचर के अंदर जो बाकी बचता है ना, वो उसके अंदर 2-3% ऑयल होता है जो किसी तरीके से प्रेस करने से या नहीं निकलता। उसको निकालने के लिए फिर केमिकल उसके अंदर डाले जाते हैं, जिसे ऑयल एक्सट्रैक्शन केमिकल कहते हैं, जो पेट्रोकेमिकल होते हैं। मतलब पेट्रोल ही है, पेट्रोल की तरह से हेक्सेन है वो मिक्स करते हैं, फिर उससे ऑयल ऊपर आ जाता है, फिर उसे बॉयल करते हैं, वो उसकी इवेपोरेशन करते हैं। तो जो बाकी ऑयल बचता है ऑलिव ऑयल, तो वो पॉमिक्स ऑयल उसे कहते हैं। वो खाने के काबिल नहीं होता। ठीक है, वो मालिश मुलिश आप कर सकते हैं। ओके। अब आप अंदाजा करें कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल $300 €300 पर 50 kg जो रेट होगा, तो आपका पॉमिक्स ऑयल जो है वो €50 पर 50 kg में मिल रहा ठीक होगा। है। इतना फर्क है। तो ये जो कंपनियां पाकिस्तान में काम कर रही हैं, ये पॉमिक्स ऑयल मंगवाती हैं और फिर इसमें पाम ऑयल मिक्स कर देती हैं। तो ये तो मतलब पहले ही एक चीज वो डैमेजिंग है, उसके अंदर आप दूसरी चीज जो डाल रहे हैं वो भी उससे ज्यादा डैमेजिंग है। तो देख लें, अब आपने पूछा तो बीमारियां कैसे आई हैं। हाँ। अब आपको बता रहा हूँ बीमारियां कैसे। ठीक है कि मतलब मेन कल्प्रेट वो सारा कुछ ऑयल ही है, और दूसरी के बड़ी जो कॉरपोरेशंस या कंपनीज हैं जो कि जिन्हें पता भी है इस सारे को मालूम होने के बावजूद मार्केट में पुश करती जा रही हैं इन चीज़ों को ऐसे। अच्छा जी, यहाँ से एक और नया बीस मार्केट में आया कि ऑलिव ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, तो हमारे यहाँ सरसों का तेल इस्तेमाल होता था। अब सरसों के तेल के अंदर एक डैमेजिंग किस्म की सब्सटेंस है, उसे कहते हैं रूसिक एसिड। रूसिक एसिड, ठीक है। रूसिक एसिड जो होता है वो तकरीबन सरसों के तेल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होता है, और ये भी हार्ट अटैक का सबब बनता है। इसलिए अमेरिका ने बहुत पहले इसके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि घरों में आपने सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना। फिर अब जैतून कम है, अगर आप सोयाबीन में हाइड्रोजिनेशन का प्रोसेस है तो ट्रांस फैट है। अब इस सारे मसले में एक जो अगले डेवलपमेंट हुई वो हुई 1970 में, जब कनाडा के अंदर ना सरसों का एक ऐसा बीज बनाया गया कि जिसके अंदर रूसिक एसिड कम हो। ठीक है, वो जेनेटिकली मॉडिफाई किया, GMO है। ठीक है, और उसका नाम रखा गया कैनोला। ठीक है, ओके। तो मतलब कैनोला जो है वो भी सरसों ही है, जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसमें रूसिक एसिड जो है वो बहुत कम है। और फिर ये 1980 में मार्केट हुआ, 1970 में बना। चूंकि कनाडा में बना था तो इसका नाम उन्होंने रखा कैनेडियन ऑयल लो एसिड कैनोला। तो ये कैनोला बनता है। अच्छा, CAN जो है वो कनाडा से आया हुआ है, और बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसमें इन्होंने कहा जी ये जैतून के तेल का मुतबादल है, बेहतरीन है। इसमें ये है कि जैतून के तेल के अंदर जो मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स हैं वो 74% होती हैं, और इसके अंदर 67% है, तो नज़दीक तरीन चले जाते हैं। ठीक है। और इसी तरह ऑलिव ऑयल के अंदर सैचुरेटेड फैट 17% है, इसमें 6% है। ठीक है। और पॉली अनसेचुरेटेड फैट्स जो हैं जैतून के तेल में 9% होती थी, और इसमें 27% है। बिल्कुल ठीक तो है। ये नज़दीक तरीन था और बेहतर था। तो इसको फिर कनोला जो है ना वो पूरी दुनिया में फैलना शुरू मार्केट करना शुरू कर अब भी आप मार्केट में जाएंगे तो आपको कनोला ऑयल के नाम से ये मिलेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारा मामला है। और चूंकि इसके अंदर पॉली अनसेचुरेटेड फैट सोयाबीन से कम है, तो इसको जब हाइड्रोजिनेशन यानी इसका जब घी बनता है तो फिर इसमें ट्रांस फैट्स भी कम होती है। ठीक है, मतलब दूसरे के मुकाबले में कम होती है, दूसरे लेकिन डैमेजिंग ये 27% इसमें भी है। हाँ, डैमेजिंग ये भी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर तो गरीब आदमी है तो वो तो चलो गुजारा करे, जो अफोर्डिंग है वो ना खाए इसको, या जो मरीज है, दिल का मरीज है या शुगर का मरीज है, वो भी ना खाए।
ठीक है, वो ये ऑयल जो है कनोला ऑयल हो गया जिसमें, या फिर दूसरे तरह के ये ऑयल जो है बिल्कुल वो आता है, यूज ना ठीक है। करें। तो ये जो सारा मार्केट इतनी भरी है ना, उसकी वजह ये थी कि ये सस्ते हैं। देसी घी आज भी महंगा है, बिल्कुल ऐसे है। ठीक है। कोकोनट ऑयल भी निस्बतन महंगा है। तो इनको बनाते हैं, खूबसूरत लेबलिंग करते हैं। अब ये जो आपके सामने गोल्डन कलर का खूबसूरत सा ऑयल आता है जिसमें ना कोई बदबू होती है ना कोई जायका होता है, ये बेसिकली पहली बात तो ये है कि ये बीज से निकला हुआ तेल है, तो ये वैसे ही डैमेजिंग है। ठीक है। अब इसको जब आम तौर पे हम इस बीज को प्रेस करते हैं कोल्हू के ऊपर, अब कोल्हू के ऊपर सरसों का तेल निकला तो उसमें से 35% ऑयल निकलता है, बाकी नहीं निकल सकता। ठीक है, मतलब 1 kg में आपका 0.35 लीटर ऑयल इतना इतना जनरेट करेगा। हाँ, लीटर 1 kg में नहीं, या आप कह लें कि अगर 40 किलो में 10 किलो निकल आएगा, 12 किलो ठीक है, हाँ, ठीक है। वो ये नेचुरल जो उसका प्रोसेस है ना, प्रेस करने से हाँ, मतलब आप बाकी आपकी 60-65% वेस्टेज है। वेस्ट में चला जाता है। अब जो जदीद सिस्टम आया उसमें क्या कहते हैं, पहले इसको ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करने के बाद इसको स्पेसिफिकली प्रेस किया जाता है जिसमें से 70% तक ऑयल निकल आता है। ठीक है, अब बाकी जो 25% है वो केमिकल मिला के उससे भी एक्सट्रैक्ट करते उससे निकाल लिया। फिर अब ये जो ऑयल होता है इसके अंदर कास्टिक सोडा डाला जाता है। हैं। ये क्या चीज़ है, इससे थोड़ा ये सा कास्टिक सोडा एक केमिकल है जो साबुन बनाने वाले इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये इंसानी सेहत के लिए सख्त मुज़र है। तो तेल को साफ करने के लिए उसमें कास्टिक सोडा डाला जाता है। फिर इसकी जब आप इसको प्रेस करते हैं, नॉर्मल प्रेस करते हैं, तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे स्मेल आती है। तो स्मेल आ रही होती है, तो स्मेल को दूर करने के लिए इसको फिर केमिकल कार्बन के साथ फिल्टर किया जाता है। ठीक है, फिर इसको ब्लीच करने के लिए ये जो खूबसूरत सा गोल्डन कलर बनाने के लिए, मैं यही देख रहा था, बड़ा रिच ऐसा गोल्डन कलर आपको वरना देखने को नहीं मिलता। नेचुरल नहीं होता। तो फिर इसको डी ब्लीचिंग इसकी की जाती है, डी ऑर्डराइजिंग की जाती है। अब हर जो प्रोसेस 5-6 प्रोसेस हैं जो आप तक आने तक, इसके अंदर केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, हीट इस्तेमाल हो रही है, 250 डिग्री C तक हीट यूज हो रही है। अच्छा, अब जब आप हीट और केमिकल इसमें डाल रहे हैं तो उससे जाहिर है कोई ना कोई नया कंपाउंड, अगर इसका रंग बदल रहा है तो ये नया केमिकल बन गया ना। ये नेचुरल वो वाला ना रहा। ये प्रोसेस दर प्रोसेस, ये अल्ट्रा प्रोसेस आपके सामने पड़ा हुआ है और इसको आप रोज खाई जा रहे हैं। सर मेरे ख्याल से इसमें ऑयल के साथ साथ हमारा एक और सबसे बड़ा कल्प्रेट जो होगा वो इंसानी लालच होगी, जो कंपनीज या कॉरपोरेशंस अपनी कॉस्ट सेविंग और उसके लिए जो करते रहे हैं कि किस तरह से इस चीज़ को बेहतर बना के, और बाकी उसके साथ मार्केटिंग ने उन्हें हेल्प की हुई है हमें यहाँ तक पहुँचाने में। तो सर लेकिन एक सवाल, आप कहते हैं कि सारे सीड ऑयल्स, कनोला ऑयल, ये सारा कुछ भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए, खासतौर पर डायबिटीज़ या हार्ट के पेशेंट्स को। तो सवाल उससे दूसरा हमारा ये निकलता है कि फिर कंज्यूम करें क्या, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिनसे इन चीज़ों को रिप्लेस कर सकते हैं? इससे पहले हम ये देखें कि आखिर ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है जो तेल की बीजों के तेल में आती है, इसमें ऐसा डेंजरस क्या है भाई? फिर हम दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो इनके अंदर एक चीज़ समझें कि ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन ये आपकी जब बॉडी के अंदर होती है तो आपके सेल के साथ सेल में जाती है, ये बहुत रिएक्टिव होती है और ये बड़ी डेंजरस है। आपने नाम सुना होगा एंटीऑक्सीडेंट चीज़ें खाएं, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिसे कहते हैं, बॉडी के अंदर ऐसे है जैसे बारूदी सुरंग फट जाती है, अच्छा, ठीक है, बीमारियों की माँ है। तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या होता है? ऑक्सीजन होती है, ठीक है, बॉडी के अंदर जो आपके ब्लड के उसमें, हाँ, जब आपका बॉडी के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो आपका पावर हाउस है आपके सेल के अंदर, जो जब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ना, तो उससे ये बनता है, ऑक्सीजन निकलती है, ठीक है। ठीक है, अब ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं, ROS, ये बहुत रिएक्टिव होता है। ये जो भी केमिकल इसके पास गुजरेगा उसको पकड़ के ना ख़राब करेगा, ठीक है, क्योंकि इसके अपने इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये दूसरों से इलेक्ट्रॉन खींचता है और ये बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। अब ये जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं, जो ये तेल हैं, ये इनके साथ ऑक्सीजन बड़ी तेज़ी से रिएक्शन करती है। जब ये आपकी बॉडी में होती हैं या जब ये आपके कोलेस्ट्रॉल के अंदर होंगे तो फिर आपकी बॉडी के अंदर ये बड़ी तेज़ी से रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन के नतीजे में जो केमिकल पैदा होते हैं
उससे कैंसर पैदा हो रहा है, उससे आपका कोलेस्ट्रॉल जो जमना नहीं चाहिए वो जमना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी में जम रहा है वो भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीजन का रिएक्शन है जो रिएक्शन बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब अगर एक दिल के मरीज को आप कहेंगे कि भाई कुकिंग ऑयल में खाना पका के खाओ, तो वो प्रोसेस तो उसी तरह उसके चलता तो रहेगा। बेड़ा गर्क होना ही है। बिल्कुल। इसीलिए जब एक दफा आप डॉक्टर के हाथ चढ़ जाते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल वाली गोली तो आपको लगा देता है, लेकिन वो फूड जो कोलेस्ट्रॉल को डैमेज कर रहा है, जो उसे फ्रीज कर रहा है, उससे कम नहीं। वो आप खा रहे हैं मुसलसल। तो ये लाइल्मी है या ये जानबूझ के किया जाता है? देखिए जरा, अगर तो डॉक्टर को इसका पता नहीं है तो उसकी इग्नोरेंस है, तो तब भी बुरी बात है कि आपने हेल्थ का झंडा उसके हाथ में दिया हुआ है। और अगर उसको पता है तो फिर बददेहांती है। दोनों केसेस में हम उसको बरी जिम्मा नहीं कर सकते। और फूड कंपनियों ने तो अपना प्रॉफिट कमाना है ना, कारोबारी बंदा प्रॉफिट कमाएगा। बिल्कुल ऐसा है। उसे क्या लगे आप मरते हैं मरे। बिल्कुल ऐसा है। क्रिमिनल तो वो हेल्थ है केयर पूरा। सिस्टम का नुमाइंदा है जिसके कहने पे हम इसको खा रहे हैं। कैसा? ठीक है, एक अरसा पहले मकई के तेल का बड़ा गलगला था, तो बढ़िया ये है तो वो है, डॉक्टर लिख के देते थे, कार्डियोलॉजिस्ट लिख के देते थे कि मकई का तेल यूज करें, कॉर्न ऑयल। आपने देखा रिफाइंड वाले भी बना रहे थे और भी हाँ जी, कंपनियां बिल्कुल। बना रही थी, लेकिन अब नहीं मिलता मार्केट में। क्यों? इससे पता चला कि जब हार्ट के पेशेंट को ये करवाया गया तो उनके जो हार्ट अटैक के दोबारा होने का प्रोसेस था वो 350% बढ़ गया था। चांसेस इंक्रीज हो गए थे दोबारा। चांसेस नहीं, रीऑकरेंस होनी शुरू हो गई थी। केस में। अच्छा, ये मतलब सिर्फ चांसेस नहीं होने लग गए थे। ये अच्छा। जल्दी जल्दी मार्केट से उठाया गया। अब देखें मतलब कहाँ हम लोग मार्केट में प्रोडक्ट रिसर्च के बगैर ही पुश कर देते हैं। हमारा मकसद होता है ना प्रॉफिट कमाना। आपने चीज एक बना दी, सस्ती है, पब्लिक क्या करती है? सस्ती चीज की तरफ जाती है ना। पब्लिक की नफ्सियात को समझ लिया बिजनेसमैन ने। ये भी इसी तरह से बिकना शुरू हुआ क्योंकि घी महंगा था, फैट्स महंगे थे। अच्छा, एक और मजे की बात है, इसको बेचने में एक डॉक्टर्स ने जो हमें एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया वो ये था, यार देखे घी जम जाता, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है। नहीं वो जम जाता है, और जब अंदर जाता है तो आपकी आर्टरीज में भी जम जाता है। ठीक है, ये बात आपने सुनी? बिल्कुल ऐसे सुना हुआ है कि सिंक के अंदर आप बर्तन धोते हैं तो जम जाता घी, यहाँ जम जाता है। अच्छा जी, किसी ने सवाल किया डॉक्टर से या न्यूट्रिशनिस्ट से, इवन न्यूट्रिशनिस्ट भी ऐसे ही मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं कि भैया मेरी बॉडी का कांस्टेंट टेम्परेचर 37 डिग्री सी है, गर्मी हो या सर्दी हो यही है ना, इससे ऊपर जाएगा मुझे बुखार हो जाएगा। एग्जैक्टली। अब 37 डिग्री सी पे ना कोकोनट ऑयल जमता है, ना आपका देसी घी जमता है, ना मक्खन जमता है, वो मेल्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, दूसरा, जब मैं खाता हूँ ये चीज़ें और मेरे मैदे के अंदर ताकतवर तेजाब है, वो इन चीज़ों को तोड़ देता है। मेरे बाइल है, मेरे लिवर में बनती है, वो इनको तोड़ देती है। डाइजेस्टिव एंजाइम है जो इसको तोड़ के अशर नशर कर देते हैं। वो उसकी तो केमिकल कंपोजिशन ही चेंज हो जाती है, वो ये रहता ही नहीं। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाया। जैसे फिर कोलेस्ट्रॉल कर करके लोगों को एक फोबिया डेवलप किया कि कोलेस्ट्रॉल से बचो, कोलेस्ट्रॉल से। हालांकि जो कोलेस्ट्रॉल है ये आप अगर आपकी बॉडी के अंदर ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। हमारा जितने बॉडी के सेल हैं, ट्रिलियंस सेल हैं आपकी बॉडी में, इन सेल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, जो इसकी झिल्ली है, जिसके ऊपर सारे रिसेप्टर्स होते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ जा रही है, बाहर निकल रही है, वो कोलेस्ट्रॉल की बनती है। और मेरे ख्याल से ब्रेन में भी कोलेस्ट्रॉल का, ब्रेन तो है ही सारा कोलेस्ट्रॉल। 2% आपका वेट है, 20% कोलेस्ट्रॉल ये खा जाता है। ठीक है, तो आपकी विटामिन डी, आपके बहुत सारे हार्मोन कोलेस्ट्रॉल के, सेक्स हार्मोन सारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। अब हुआ क्या कि आप, अल्लाह मियाँ को पता था कि खुराक से शायद इतना कोलेस्ट्रॉल ये ना ले सके, आपका लिवर रोजाना 4000 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल बना रहा है जो आपकी बॉडी की ज़रूरत। आप कोई गोश्त ना खाएं, कोई चर्बी ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल आपका लिवर बनाएगा। ठीक है, 4000 mg वो डेली प्रोड्यूस करेगा, उसने बनाना है। अब वो आपकी पूरी बॉडी में काम आता है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसको ये आपने सुना, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है, ये गुड बैड कुछ नहीं होता।
ठीक है, ये भी मतलब एक मिथ है वैसे ही ये फैलाया ऐसे गया। मिथ हैं, ऐसे बातें हैं। ठीक है। और ये जो टेस्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल को मेजर करने का, लिपिड प्रोफाइल का, ये 1960 का टेस्ट है। तब से होता आ रहा। हाँ, और इतना ऑब्सलीट टेस्ट है, ये बताता ही कुछ नहीं। उसके बाद मतलब इस पे कोई टेक्नोलॉजिकल रिसर्च नहीं आई है, बाहर आई है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में नहीं होता। इस पे हम ठीक है। आगे बात करेंगे कि ये जो बात कर रहे थे कि हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स क्यों खाएं, क्यों ना खाएं, तो इसमें एक तो ये जो इसके आप हमने ट्रांस फैट का एलिमेंट जी, इसके अंदर आता है। दूसरा ये है कि ये ऑक्सीजन के साथ बड़ी तेजी से रिएक्शन करता है, बिल्कुल। ये हाईली रिएक्टिव होता है। ये हम साइंसी टर्मिनोलॉजी इसलिए जान रहे हैं कि अगर कोई हमें डॉक्टर या कोई देख रहा है तो उसे पता चले कि भाई ये पढ़ लिख के आए हैं। जी। क्यों? ठीक है। हाँ, नहीं, साथ साथ हम कोशिश ये भी करेंगे कि उन्हें ना इन्हीं टर्मिनोलॉजीज को आसान भी कर दें, ताकि हाँ। व्यूअर बाकी जो है जनरल पॉपुलेशन वो भी देख के अंडरस्टैंड कर सके। नहीं, काफी वो- दफा क्योंकि मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ ऐसी टर्म सुन के। चले, अच्छा जी, अब एक जो कोलेस्ट्रॉल के पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हाँ जी। कि जिससे हमें बहुत डराया हुआ है। तो कोलेस्ट्रॉल की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर आपकी बॉडी में ये ना हो तो हम जिंदा नहीं रह Exist सकते। ही नहीं करेंगे ठीक है? आप। हर सेल को ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल ऐसे। अब ये होता है कि लिवर इसको बनाता है। अब लिवर आपका जो खून है ना, उसमें जब कोलेस्ट्रॉल आता है ना, तो कोलेस्ट्रॉल चिकनाई है और फैट्स भी चिकनाई है। तो होता ये है कि आपका जो ब्लड है ये वाटर बेस है, चिकनाई पानी में ट्रैवल नहीं कर सकती, बिल्कुल ऐसे, वो सेपरेशन रहती है इसकी। पानी और वो नहीं मिल सकता। हाँ। तो एक कह लें कि पैकेट बनाता है आपका लिवर, जिसे कहते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन, ठीक है। ये एक पैकेट है जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी जो लिवर ने बनाया और जो उसने फैट्स बनाई हैं वो भी उसमें डाल देता है। ठीक है। ठीक है। अब आपको पता है कि फैट्स का वजन कम होता है, फलाव ज़्यादा होता है। तो वो जब लिवर बनाता है ना इसको कोलेस्ट्रॉल को, और जब वो निकलता है बाहर, तो इसका वजन कम होता है लेकिन साइज बड़ा होता है। बिल्कुल तो ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है। एलडीएल आपने सुना, जिसे बिल्कुल, बैड मैंने सुना कोलेस्ट्रॉल हुआ। कहते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये तो लिपोप्रोटीन है, कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब लिवर इसको बनाता है, इसको ट्रांसपोर्ट कर देता है बाहर। अब ये आपकी हर बॉडी खून के जरिए आपके हर सेल के पास जाता है, उसको रिपेयर करना तो कोलेस्ट्रॉल देता है, उसे एनर्जी के लिए फैट चाहिए वो भी देता है। ये इसके अंदर होता है, ये इतना बड़ा गोला, ये ट्रैवल कर रहा है, मूव कर रहा है सारा। और जब ये, और अगर किसी सेल के अंदर कोई चीज़ ख़राब पड़ी हुई है तो वो इसको पकड़ लेता है। अब जब ये घूम घुमा के वापस आपके लिवर में आता है तो इसका वो जो फैलाव था इतना बड़ा, वो छोड़ा होता जाता है, क्योंकि उसमें से फैट्स निकलती गई। बिल्कुल ठीक है। और लेकिन ये डेंस होता जाता है, वजन इसका बढ़ता जाता है, भारी हो जाता है, और ये फिर वापस आपके लिवर में आ जाता है। इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी HDL, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब जब ये LDL घूम के वापस आया तो ये HDL बन गया। ठीक है। अब ये तो वही कोलेस्ट्रॉल था जो आया था गया था, इसमें अच्छा या बुरा कौन सा होगा? बस एग्जिट के वक्त उसका नाम कुछ और था, वापसी का नाम कुछ और है। साइज बड़ा था, साइज छोटा हो गया। अब होता यह है कि डॉक्टर ने देखा कि जिन लोगों का HDL लेवल कम होता है, LDL बड़ा होता है, उन्हें हार्ट अटैक के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। तो वहाँ से फिर देखा कि जिन लोगों का HDL लेवल बड़ा होता है तो उनको हार्ट अटैक कम होते हैं। तो उन्होंने कहा ये गुड कोलेस्ट्रॉल है, ये होना चाहिए, ये बैड। हालांकि ऐसी कोई कहानी नहीं थी, है वो सेम चीज़ है। अब इशू ये है कि जब आप ये तेलों वाला तेल खाते हैं, इस जिसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है, ये ऑक्सीजन के साथ तेजी से रिएक्शन करता है। ये अगर अब वो जो फैट्स आपके लिवर से निकली है उसके अंदर, चूंकि कोलेस्ट्रॉल भी है, फैट्स भी हैं, और उसके अंदर अगर पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है तो ये हाईली रिएक्टिव है। बिल्कुल ठीक है। ये ऑक्सीजन से साथ रिएक्शन करेगी। तो LDL के अंदर अगर ये वाली फैट्स ज़्यादा है तो वो LDL आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो जम जाएगा। ठीक है। तो मेन जो इस सारे के पीछे जो साइंस है वो ये है, ये फैट्स की। दूसरी बात, अब फर्दर जो टेक्नोलॉजी आई है कि LDL के भी आगे 2 पार्टिकल्स मेन निकले हैं। वैसे उसके 13 पार्टिकल्स हैं। अच्छा।
और आपका जो टेस्ट है लिपिड प्रोफाइल का उसमें कुछ नहीं आता, उसमें सिर्फ एलडीएल बताया जाता है, इतना है या उसके इतना है। कंपोनेंट्स या आगे फर्दर डिस्कस नहीं करता वो। एलडीएल के भी दो तरह के पार्टिकल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं एलडीएल पैटर्न ए और एक को कहते हैं बी। ठीक है। अगर आपका एलडीएल पैटर्न ए ज्यादा है, पैटर्न ए बड़े साइज का होता है और ये नहीं जमता आपके खून की नालियों में। ठीक है। और जो पैटर्न बी होता है ये छोटे साइज का होता है और ये भारी होता है। इसकी एग्जांपल समझ लें कि एक फुटबॉल है और एक गोल्फ की बॉल है। गोल्फ की बॉल आप नहर में फेंके तो वो नीचे चली जाएगी, बिल्कुल ऐसे फुटबॉल तैरता ऊपर रहेगा, फ्लोट करेगा। तो एलडीएल अगर आपका पैटर्न ए बड़ा हुआ है तो कोई इशू नहीं है, वो फ्लोट करेगा ना। बी बड़ा हुआ है तो वो ब्लॉकेज पैदा करेगा क्योंकि वो नीचे चला जाएगा। वो खून की, हमारे खून की नालियों के अंदर जो अंदरूनी परत होती है जिसे एंडोथेलियल लेयर कहते हैं, वो उसके अंदर घुस जाता है। ठीक है। ऊपर से वो ऑक्सीडाइज भी होगा तो वहां जाके डैमेज करेगा। ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम है या ज्यादा है, प्रॉब्लम इस चीज की है कि ऑक्सीडाइज कितना है। बिल्कुल ठीक है। और सर इसके लिए कोई टेस्ट होता है जो बाहर है, लेकिन मैं इसमें आपको अभी कैलकुलेट फार्मूला बताता हूँ। हाँ। कि आपने अगर चेक करना हो कि आपके खून में पैटर्न ए ज्यादा है या पैटर्न बी ज्यादा है, तो हम इसी लिपिड प्रोफाइल के टेस्ट के अंदर ये करते हैं कि ट्राइग्लिसराइड आपको उसमें बताए जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड डिवाइडेड बाय एचडीएल कर दें। ठीक है। और आपका जो जवाब है ना वो 2 से नीचे रहना चाहिए। 2 से नीचे होगा तो आपका पैटर्न ए ज्यादा है और 2 से अगर ऊपर होगा तो पैटर्न बी ज्यादा है। इसीलिए आज जो हार्ट अटैक हो रहे हैं 70% लोगों का पैटर्न बी ज्यादा होता है, लेकिन ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल या उससे कम होता है। अच्छा, मतलब नॉर्मल अगर आप कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा होगा, एक अच्छी पिक्चर शो कर रहा होगा। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। हमारे स्टाफ में ड्राइवर हैं, उनको पिछले रमज़ान में हार्ट अटैक हुआ। उनका एलडीएल लेवल, जो एलडीएल अपर लेवल है 150 रखा गया है। वो कहते हैं 150 से नीचे हो तो कुछ नहीं। उनका 100 निकला था, उन्हें मेजर हार्ट अटैक हुआ था। वो एलडीएल लेवल उनके अच्छे थे, जबकि एलडीएल भी अच्छा था उनका। ट्राइग्लिसराइड 160 थे जो 150 से इतने ज़्यादा नहीं है ऊपर, लेकिन उनका जो एचडीएल था वो बड़ा लो था। अच्छा। अगर एचडीएल को ट्राइग्लिसराइड से जब मैंने तकसीम किया तो वो 3.5 आया था। ओके। और मैंने पिम्स में उनके जो कार्डियोलॉजी के हेड थे, मैंने उनसे बात की। उन्हें मैंने कहा आप इसको मजीद कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली दवाई दे रहे हैं। तो उनका सर एलडीएल लेवल जो था उसमें इशू था। तो ये एलडीएल जो था ना उसमें इशू नहीं था। एलडीएल इनका अगरचे नॉर्मल से भी नॉर्मल आ रहा था, बड़ा बेहतरीन लेवल है 100, लेकिन उसके अंदर पैटर्न बी ज्यादा था। बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीडाइज हुआ था, जिसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। वरना इनका जो लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट थी वो किसी सूरत भी ऐसी नहीं थी कि इनको हार्ट अटैक हो। ठीक है, मतलब वो पहले से अज्यूम ही नहीं कर सकते थे। अगर देखा जाए तो ओवरऑल हेल्दी थे। अगर मैंने उन्हें 6 माह पहले, आपने तो बिल्कुल एक दफा उन्हें वैसे खड़े गुफ्तगू में भी कहा था कि आप बात जो उसकी वजह क्या है कि जो दूसरा फैक्टर था वो ग्लूकोज का था उनकी बॉडी में, जो इस सारे प्रोसेस को बढ़ा देता है। ठीक है, अगर आपका ये प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट कर रहा है और ग्लूकोज भी आपकी बॉडी में ज्यादा, शुगर की बीमारी भी है, तो यानी आप कुकिंग ऑयल में पका रहे हैं, साथ मीठा खा रहे हैं, समझे हार्ट अटैक और फालिज की तरफ सीधा पॉइजन है। अब जब हम कहते हैं, आपने कहा कि वो पहला सवाल आपका कि फिर वो दूसरी कैसे, तो जो सैचुरेटेड फैट्स हैं वो चूंकि उनके अंदर सारे बाउंड फिल होते हैं, वो नई चीज अटैच ही नहीं हो सकती, उसमें घुस नहीं सकती। तो वो ऐसे ही है जैसे एक लोहे का चमचा सादा आप बाहर रखें उसे जंग लग जाएगा, और स्टेनलेस स्टील का रखें तो उसे नहीं लगेगा। तो जो सैचुरेटेड फैट्स है, जो देसी घी के अंदर है, जो आपकी कोकोनट ऑयल के अंदर है, जो आपकी मक्खन के अंदर है, जो आपकी अंडे की जर्दी के अंदर है, जो डॉक्टर मना कर देता है कि जर्दी नहीं खानी, ये तो बहुत ज्यादा मना करते हैं बल्कि। तो ये जहालत की बात है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये सैचुरेटेड फैट्स हैं, ये ऑक्सीडाइज नहीं होती। अब जब आपका एलडीएल वापस वो लिवर ने बनाया तो उसके अंदर अगर तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट होगी तो वो ऑक्सीडाइज होके खराब हो जाएगी, वो जम जाएगी वहीं पे, वहीं पे वापस पहुंचेगी, वो खून में जम जाएगी। और अगर उसके अंदर
सैचुरेटेड फैट्स होंगी तो वो किसी चीज़ को अपने पास नहीं आने देती, वो केमिकल रिएक्शन नहीं होने देती, ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं होती। तो ऑक्सीडाइज ना होने की वजह से फिर वो ज़ाहिर है वो जमेंगी नहीं। और जब आप खाते हैं देसी घी तो आपके एलडीएल के अंदर पैटर्न ए बढ़ता है। अच्छा, ठीक है, तो अगर आप देसी घी खा रहे हैं और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल एलडीएल बढ़ा भी हुआ है तो कोई हार्म नहीं है। ठीक है, ये एक मिथ है कि वो चेक कराओ। और लेकिन अगर आप कुकिंग ऑयल खा रहे हैं और आपका एलडीएल लेवल कम है तो उसमें पैटर्न बी ज्यादा है, बिल्कुल ठीक हो गया। तो चाहे डॉक्टर आपकी रिपोर्ट देख के वेल डन कर रहा हो, हार्ट अटैक होना मुकद्दर है। बिल्कुल ठीक और है। साथ अगर खुदा ना खास्ता शुगर की बीमारी है तो वो और एम्पलीफाई कर देगा इस चीज़ को। 80% शुगर के मरीज जो हैं वो हार्ट अटैक से मरते हैं। अच्छा, 80%। और बाकी जो 20% है उनमें 10 to 12% को फालज होता है। फालज भी एक तरह की ब्लॉकेज है, जो ये जो मेन आपकी हार्ट की अगर उसे बंद कर देगा तो हार्ट अटैक होगा, ब्रेन का वो बंद कर देगा तो फॉलेज हो जाएगा। तो एक तो ये जो फैट फोबिया है ना, ये बड़े तरीके सलीके से आप देखें, अगर आप वापस जाएं, जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये 1950 तक ये चीज़ें अमेरिकन की डाइट्स में आ गई थी। 1955 में वहाँ बहरान आया हुआ था, तो बजाय वो देखते कि ये जो नई चीज़ हमने ऐड की है उसकी वजह से तो नहीं कुछ, उन्होंने जो सदियों से हम खा रहे थे उसको कट कर दिया। आज हमारे मुल्क में भी जो बीमारियों का मसला है वो इसी वजह से है कि ये एक तो डेंजरस चीज़ थी, इसको खुशनुमा पैकिंग में खूबसूरत करके हमें पेश कर दिया गया। दूसरा जो मेडिकल कम्युनिटी है उसने भी इसको बैकअप किया, उन्होंने भी पुश किया इसे, उन्होंने पुश किया। अब देखिए अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो दुनिया में सबसे बड़ा अदारा माना जाता है, जो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं, ये जब बनी थी तो सबसे पहली फंडिंग इसको पीएनजी ने की थी। अच्छा, जबकि उसका पीएनजी उस टाइम पे साबुन बनाती थी और उसका नहीं, उस वक्त उन्होंने क्रिस्को बना लिया था ना, क्रिस्को बनाना शुरू कर दिया, क्रिस्को बना लिया था ना, तो उनका वैसे कोई ताल्लुक बनता नहीं था हार्ट एसोसिएशन को या उसे फंड करने उसको का। फंड करते। इसी तरह से ये जो डॉक्टर एंसल कीज का हमने जिक्र किया, इन साहब ने जब कहा ना कि ये चर्बी और ये और वो करती हैं, तो इनको कांग्रेस ने ना फंडिंग की कि आपका ये जो हाइपोथेसिस है इसको आप साबित करने के लिए जरा जाएं दुनिया में, स्टडी करें। 22 मुल्कों का इंतखाब हुआ और वहाँ जाके इन्होंने लोगों को, उस वक्त ये टेस्ट डेवलप हो चुका था, 1934 में ये कोलेस्ट्रॉल वाला टेस्ट डेवलप हो चुका था। इन्होंने जाके लोगों से पूछना, आपके पास आए हैं भाईजान, आप क्या खाते हैं? अंडे खाते हैं, गोश्त खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं। अच्छा जी, चलो जी, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कर लिया। तो हैरानकुन हद तक 22 में सिर्फ 6 मुल्कों के अंदर इनको समझ आई कि लोग जो ये चीज़ें खाते हैं उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। इवन फ्रांस के अंदर लोग मक्खन और ये सब कुछ खाते थे, उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ा हुआ था, लेकिन हार्ट अटैक कम थे। अच्छा, अब इन्होंने बेईमानी ये की कि वो जो 22 मुल्क थे ना, उसमें से सिर्फ 7 का जो डाटा इनकी फेवर में था वो प्रेजेंट किया, वो करके तो 7 कंट्री स्टडीज़ शाया। अच्छा, बाकी जिसमें इनका डाटा गलत साबित हुआ था उन्होंने वो छुपा के से ही बाहर कर दिया, वो छुपा गए। अभी तक आज आपका कार्डियोलॉजिस्ट इसी 7 कंट्री स्टडी के ऊपर डांस कर रहा है। बाकी कोई रिच डाटा उसके बाद कलेक्ट नहीं उसके बाद हुए हैं, लेकिन मसलन ये एक आपको मैं बताता हूँ, 2-3 स्टडीज़ हैं हुई हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टडीज़ हुई हैं। उसके बाद एक मैं आपको बात बताऊँ कि स्टडी को भी देखना पड़ता है कि स्टडी किस तरह की है। हाँ जी। एक होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडी पॉपुलेशन की, आप गए हैं, आपने डाटा लेना शुरू कर दिया, आपसे मैंने पूछा कि आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, ये वो, फिर आपके टेस्ट कर लिए, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी। मैंने आपको ये पूछा ही नहीं आप सोते कितने बजे हैं, आप स्मोकिंग तो नहीं करते, अपने आप पूरा लाइफस्टाइल या उसे नहीं देखा। ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी जो 7 कंट्री स्टडी थी। इसको मेडिकल के अंदर कोई अच्छा नहीं माना जाता, ये एक आम सी बात है। जो स्टैंडर्ड स्टडीज़ होती हैं उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़। तो प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ में क्या होता है कि पहले तो हेल्दी लोगों का इंतखाब किया जाता है और उन लोगों को फिर बताया जाता है कि आपने ये खाना है, ये नहीं खाना, स्पेसिफिक डाइट उन्हें बताई जाती है। फिर उनके रेगुलर टेस्ट होते हैं और उन्हें अंडर कंट्रोल वो उसके अंदर रखा जाता है ऑब्जर्वेशन में। फिर पता चलता है कि इन्होंने ये खाया, ये नहीं खाया, ये मेडिसिन दी, तो फिर उसके क्या रिजल्ट्स आते हैं।
तो उसके बाद जो एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी 1948 में हुई थी, उसका नाम है फ्रमिंगम हार्ट स्टडी, ठीक है। और ये अभी तक जारी है। अच्छा, अभी तक ये डाटा कलेक्ट कर अभी रहे तक हैं जारी है। उसमें? ये इसमें शुरू में 5209 अफराद को उन्होंने लिया था, ठीक और है। इन्होंने एंड उसका ये निकाला था कि भाईजान ये जो चर्बी और ये अंडे और ये इसका दिल की बीमारी से, हार्ट अटैक से कोई लिंक अभी तक हमें समझ नहीं आया। ठीक है, ये मतलब बाद में हुई भी स्टडी है? नहीं, ये लेकिन 1948 में पहले से चल रही थी अच्छा, और अभी भी लेकिन चल रही है। ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई, वेयर एज वो 7 कंट्रीज वाली उन्होंने पॉपुलर कर क्योंकि दी। वो फार्मा कंपनियों को बैक्ड थी मेरे ख्याल से उनसे, बैकअप थी। कोई पैसे। अच्छा जी, एक और स्टडी हुई, ये 1972 से 78 तक चली, ये होनोलुलु हार्ट स्टडी है, और इसमें 7,709 लोग थे। ठीक है। और इसका जो उन्होंने कहा जो लोग कम मीठा खाएंगे, कम कार्ब लेंगे, उनको हार्ट अटैक कम होंगे। फैट्स का इससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, हार्ट से फैट्स का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मीठे जो का नॉर्मल है। जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, हाँ जी। ये एग्जैक्टली, ये तो इनका ताल्लुक तो है ही। ये तो उसकी बहनें हैं। हाँ। फिर एक मालमो डाइट एंड कैंसर स्टडी हुई थी, इसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, 28,098 लोग थे इसमें, और ये 5 वर्ष तक जारी रही स्टडी, और इसमें भी उन्होंने यही बताया गया कि भाईजान इसका कोई लिंक इस्टेब्लिश नहीं हुआ। ठीक है, इसके अलावा भी बेशुमार स्टडीज हैं जिनको दबा दिया जाता है, जिनको सामने नहीं लाया जाता, उतनी पॉपुलर नहीं होती वो, पॉपुलर नहीं, उनको बकायदा दबा दिया जाता है। अच्छा। उसके बाद होता ये है कि जो रिव्यू लिए जाते हैं ना चीज़ों के ऊपर, और बड़े बड़े डॉक्टर से रिव्यू लिए जाते हैं। अब अगर एक फार्मा कंपनी ने डॉक्टर साहब को क्लिनिक बना के दिया, उनके बाहर के विजिट अरेंज करा के दिए, तो डॉक्टर साहब उनकी प्रोडक्ट के हवाले से कोई ऐसा रिव्यू क्यों देंगे जो इसको डैमेज करे? बिल्कुल ऐसे। ये सारे 22 किस्म के रिव्यू होते हैं, ये सारे मैनिपुलेटेड स्टडीज़ हैं। ये नहीं है कि स्टडीज़ हो नहीं रही, हो रही हैं, लेकिन डाटा जो खिलाफ है उसे छुपाया जा रहा है, उसे दबाया जा रहा है, उसे दबाया जाता है, और आपके नैरेटिव को जो चीज़ एनहांस कर सकती है उसे आप सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे। अब आप देखें कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की हमने बात की, इसी तरह अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है। अब चूंकि अमेरिका लीड कर रहा है दुनिया को, तो इसके जो ये अदारे हैं ये दुनिया भर में डॉक्टर्स को लीड करते हैं। अब ये नॉन प्रॉफिटेबल हैं, इनके कोई अपने सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इन सब को फंडिंग मिलती है। इनको फंड कौन करता है? फार्मा कंपनियां करती हैं, ये फूड कंपनियां करती हैं। तो ये कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन नहीं देंगे जो उनके ही फंडिंग के अगेंस्ट जाए, जो उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट जाए। ये सारी वजह है जो आपने सवाल पूछा था कि डॉक्टर को पता नहीं है या नहीं। डॉक्टर, इन्होंने, इन फार्मा कंपनियों ने क्या किया हुआ है कि दवाई तो मैं खरीदता हूँ या आप खरीदते हैं ना, हमारे पास कभी फार्मा का कोई बंदा आया? कभी नहीं। ठीक है, कोई ऐड भी नहीं देखा कभी? कुछ भी नहीं। वो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब को पेश करते हैं, ये हमने नई चीज़ बनाई है, ये इसके हमने ट्रायल किए हैं, ये रिजल्ट आए। डॉक्टर नहीं पूछता ट्रायल किधर हुए, ये स्टडी कैसी थी, प्रोस्पेक्टिव थी कि ऑब्जर्वेशनल थी, क्या बला थी। दूसरा वो बताते हैं कि आपको इतने % आपका। यानी कि डॉक्टर सेल्स एजेंट बनाए हुए हैं इन शॉर्ट। मेरे एक दोस्त हैं, वो तो बड़ा सख्त लफ्ज़ बोलते हैं कि डॉक्टर इज़ अ पिम्प ऑफ ड्रग कंपनी। टेक्निकली कहा जा सकता है, क्योंकि और किसी तरह से तो एडवर्टाइजमेंट है नहीं, दवाइयाँ हम तक पहुंच ही डॉक्टर जो लिख देता है, आप उसके बगैर आपको एक स्टोर से वो नहीं मिलती, तो आप कहते हैं नहीं मैंने इसी ब्रांड की लेनी है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और बल्कि हम वापसी पे हमारी कोशिश होती है कि सबसे पहले ये दवाइयाँ लें और आज से ही नमाज की तरह शुरू कर दें। जी ऐसे, और लोग नमाज की तरह से ही खाते हैं। जो शुगर का पेशेंट है वो रोटी खाए ना खाए वो दवाई या इंसुलिन ज़रूर लगाता है। जो हार्ट का पेशेंट है वो रोटी खाए ना खाए दवाई, वो जहाँ जाएगा दवाई कैरी करेगा। बिल्कुल ऐसे। लेकिन उसके बावजूद शुगर का पेशेंट हर आने वाले साल में डाउन जाता है, उसकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ती जाती हैं, वो बेचारा मिजरेबल मौत मरता है। बिल्कुल ऐसे। और इसी तरह से जो हार्ट का पेशेंट है, आप देखें, एक कॉमन सेंस की बात है कि यार मुझे खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक हुआ, ब्लॉकेज थी, मेरा आपने ब्लॉकेज दूर कर दी, तो अब तो नहीं होना चाहिए। फिजिकली मुझे फिट कर दिया, मशीन ठीक हो गई। आपने कहा कि ये वाली जो खुराक है, ये अंडे खाते हो, ये गोश्त खाते हो, देसी घी खाते हो, वाइट मीट खाओ, कुकिंग ऑयल में पकाओ, ठीक है, अंडे की जर्दी खानी है, सफ़ेदी नहीं खानी।
और नहीं कि आपने वो जो खुराक आपके ख्याल में मुझे हार्ट की तरफ लेके गई थी, हार्ट हार्ट अटैक की अटैक, तरफ। वो आपने मेरी बंद कर दी। अब कॉज बंद हो गया, इफेक्ट भी बंद हो जाना बिल्कुल चाहिए। ऐसे। उस ऊपर से आपने मुझे गोली भी खिलानी शुरू कर दी जो कोलेस्ट्रॉल मेरा कम कर रखे, जो खून को पतला रखे। ये 2 गोलियां तो लाजमी है। हम्म। तो भैया फिर उस मरीज को दोबारा हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? एग्जैक्टली। लेकिन बहुत सारे ऐसे वो केसेस मरता ही बेचारा हार्ट अटैक से है। से अगर आपने सारी चीजें ही खत्म कर दी, पीछे से रूट कॉज ही निकाल दिया, तो फिर तो नहीं होना नहीं, फिर चाहिए दोबारा टेक्निकली। रीऑकरेंस नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। डॉक्टर इधर की मारेगा, उधर की मारेगा, एग्जैक्ट कल्प्रेट को नहीं पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा। जब तक आपके फूड के अंदर कुकिंग ऑयल मौजूद है, जब आपके किचन के अंदर कुकिंग ऑयल मौजूद है, आपके घर में चीनी और उससे बनी चीज़ें हैं, और आपके घर में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अल्ट्रा प्रोसेस फूड आ रहा है, आप अपने बच्चों को वो खिलाई जा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, तो भाई आप बीमारी से नहीं बच सकते। तो ये जो कुकिंग ऑयल है, ये आपका चीनी से भी बड़ा जहर है, टॉक्सिन है। जैसे कि हमने कहा कि अगर थोड़ी मिकदार में होता तो फिर भी बॉडी टॉलरेट कर लेती, लेकिन जिस इतनी बड़ी मैसिव क्वांटिटी है ये कि आपकी बॉडी उसको नहीं संभाल पाएगी, वो इसको बॉडी से निकाल नहीं सकती। और ऊपर से फिर बीमार बंदे को आप ये खिला रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये आबे हयात है, पी लो। मतलब देखिए, वो असल में खूबसूरत पैकेजिंग में गोल्डन कलर इसका, और उस तरह से निखरा हुआ कलर जो कि ऑन कैमरा भी बड़ा अच्छा लगे, देखने में भी आपको बड़ा अच्छा लगे, स्मेल भी कोई नहीं है, तो वो चाहे कौरमे में डालें चाहे हलवे में डालें, एक जैसी एग्जैक्टली एक जैसी ही वो आउटकम। और दूसरा ये कि हम सब कॉन्टिनेंट वाले लोग जो हैं, हम लोग तो ऑयल का इस्तेमाल करते भी ज़्यादा है। मतलब बाहर की अगर आप वेस्टर्न वर्ल्ड को देखें तो उनका फिर भी यूज़ कम होता है, उनकी डिशेज ही ऐसी हैं। हमारी तो डिशेज ही वो ऐसी हमारी हैं ना जिसको- हमारा मसला है, हमारी फिजिक जो है ना जिस तरह की, इसमें हमें ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत है। ठीक है। ये लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि हमारी फिजिक कम है, तो उसके अंदर आयुर्वेदा के अंदर इसको अगर हम देखें तो आप हमारी बॉडी को ज़्यादा चिकनाई की ज़रूरत होती है। ठीक है। तो पहले हम जेनेटिकली ज़्यादा चिकनाई खाते थे, ठीक है, वो लेकिन वहां से ही होते होते वहाँ हमारी से, रेसिपीज वहां से लेकिन form अब हुई आपने हैं। देसी घी की बजाय ये खाना ये शुरू कर कर दिया। दिया। हाँ। तो आपको निहारी नहीं मारेगी, आपको कुकिंग ऑयल में पकी हुई निहारी मारेगी, देसी घी में पकी हुई निहारी ठीक है। बिल्कुल ठीक है। आप हरीशा खाएं गोश्त में, देसी घी में, वो नुकसानदेह नहीं, लेकिन उसमें जब कुकिंग ऑयल डलेगा तो फिर वो जहर है। इस पे है। आप पाए खाएं, लेकिन देसी घी में पके हों या वो अपनी ही फैट्स में पके हों, आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब ये साथ डला होगा और फिर साथ आप चिट्टे आटे के, मैदे के कुलचे खाएंगे और फिर साथ आप पेप्सी पिएंगे और फिर ब्लेम आप पायों को देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ठीक है। ये सारी चीजें कंज्यूम करने के बाद हम कहते हैं यही यार इसमें तेल पाए बहुत खाए ज्यादा थे, था। पाए थे आज। ठीक है। तो हलवा देसी घी में बना होगा, उसके अंदर मीठा भी अगरचे होगा, लेकिन वो जो देसी घी का हलवा होता है वो नुकसान कम करता है निस्बतन ये कुकिंग ऑयल में पका होना। तो अब आप सारे मुल्क में घूम जाएं, किसी भी घर चले जाएं, आपको यही मिलेगा। सुपर स्टोर में चले जाएं तो यही कुछ आपको मिलेगा। बिल्कुल ऐसे। तो फिर आप इससे निकलें, तो आप अपनी चिकनाई बदलें, आप अपने चीनी से जान छुड़ाएं, आप देखेंगे कि आपका जो मेडिसिन का बजट है वो ख़त्म हो जाएगा, और वही पैसे आप देसी घी पे लगाएं, कोकोनट ऑयल पे लगाएं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के ऊपर चले जाएं, मक्खन के ऊपर चले जाएं, देसी अंडे खाएं। लोग कहते हैं सर आप गुरु साहब आप बड़ी महंगी महंगी, वो भैया आपको 10-15 हज़ार की दवाइयाँ नज़र नहीं आ रही। एग्जैक्टली अगर उसका कंपैरिजन में देखेंगे, और वो तो आपका एक लाइफ टाइम ऑनगोइंग साइकिल है लाइफ दवाइयों टाइम का। आप छतों पे उगाएं सब्जियां, छतों पे मुर्गियां रख लें, इतनी इतनी बड़े लॉन आपने उसमें फजूल घासें उगाई हुई हैं, वहाँ मुर्गियां रख लें। बिल्कुल ऐसे। हर घर में आप, हर बंदे को अंडों की ज़रूरत है, तो देसी अंडे घर घर मौजूद होंगे। ये जो कल्चर है सारा अर्बनाइजेशन का, जिसमें हमें कुदरती खुराक से दूर कर दिया गया, इनकी अवेलेबिलिटी आसान बना दी गई। अब हम कहते हैं कि शायद गुरु साहब पता नहीं किस ज़माने की बात करते हैं। ये सब कुछ आज भी पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे है। आपके पैसे गलत जगह पे लग रहे हैं। जो एक गरीब आदमी है ना जी, वो भी सुबह 100 रुपये का चाय का कप पी लेता है, और 100 रुपये का फ्रूट जो इतना सारा आ जाता है वो नहीं खाता। वो कहता बड़ा महंगा। बिल्कुल ऐसे। ठीक है सर, आप वैसे भी पुरानी बात तो कर नहीं रहे, मिलियंस ऑफ ईयर से हम ऐसे ही जीते आए हैं। ये तो अभी 100-200 साल से ही चेंजेस आए हैं।
जिन्हें ये कि हम हमारे मुल्क में तो सर इससे भी बाद है, इससे हमारे भी मुल्क में कम 1980 के बाद आया सारा कुछ। यानी कि अभी ये पिछले हम लोग के 40-45 ईयर्स में ये सारे आप differences changes जरा आए। आपके घर में एल्बम होगा, हम्म, आप बचपन की वाले साहब की तस्वीर देखें, फुफ्फुइयों की तस्वीरें देखें, दादा दादी को देखें, आपको सारे स्लिम स्मार्ट नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही ये मोटापा किसी पिक्चर में नजर नहीं आता देखने आप को। उसी एज के आप खुद हैं, आप देखें सबके पेट बाहर है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये ओवर द पास्ट 40-45 ईयर्स में एक मैसिव चेंज आ गया। जब हमने वाइट मीट के नाम पे ब्रायलर खाया, जब हमने कुकिंग ऑयल में पकाना शुरू किया, जब चीनी कोक की शक्ल में और आपके मुख्तलिफ जूसेस की शक्ल में और बेकीज प्रोडक्ट की शक्ल में बहुत ज़्यादा घरों में इन होगी, मिठाइयों की शक्ल में, फिर ये बीमारियां आई हैं। अब हम रूट कॉज को सरफ नज़र कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि गोली ऐसी मिल जाए जो हमें ठीक कर दे, तो गोली नहीं है। इस वक्त आपके ऊपर जो बीमारियों का बर्डन है वो लाइफस्टाइल का है, वो फूड का है। फूड बदल लीजिए, लाइफस्टाइल सिंपल कर लीजिए, मेडिसिन फ्री लाइफ है आपकी। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, एक बीच में हम लोगों का छोटा सा मिस हो गया, उसे मैं क्योंकि एक दफ़ा क्लैरिफाई बस कर दें कि ये सारा कुछ हमने साइड पे कर दिया, नहीं खाते, कनोला ऑयल भी नहीं खाएंगे, ये भी नहीं खाएंगे। पिन पॉइंट प्लीज़ कर दें कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो हमें खानी चाहिए। जैसे आपने देसी घी, कोकोनट ऑयल, तो अगर हम लोग कोई हैंड रूल होगा कि ये 5 चिकनाइयाँ आप खाओ, इससे आप बीमार नहीं होगे। देखिए, जो अफोर्डेबिलिटी में आए लोग आते हैं तो उन्हें तो दी बेस्ट है देसी घी। ठीक है, सबसे टॉप पे आप लिस्ट तो करेंगे आप देसी आपकी घी लिस्ट, को। आप तो अमेरिका के अंदर भी ये सुपर स्टोर भर गए हैं, इंडिया ज़्यादा बहुत spread हो एक्सपोर्ट रहा है। कर रहा है, देसी घी पे चले जाएं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, टॉप ऑफ द लाइन मिल जाता है, खालिस मिल जाता है, कोई मसला नहीं है, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है, बिल्कुल कोई ऐसा है। एक्सक्यूज ना करें। हाँ। आपकी सेहत का मसला, आपकी जान का मसला। दूसरा नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल दी सेकंड। बेस्ट चिकनाई है। ठीक है, ठीक है, इससे अच्छी कोई चिकनाई नहीं है। उसमें खाना पकाएं, नारियल के तेल में, कोकोनट ऑयल में खाना पकाएं। चर्बी, जो जानवर चरते हैं उनकी चर्बी के अंदर भी खाना पका लें। ग्रास फेड जानवर जो है ग्रास उसके, फेड, ठीक है, हमारे मुल्क में है ही ज्यादातर, हमारे तो वही है, कोई इशू बिल्कुल नहीं ऐसा ही है। तीसरा, ऑलिव ऑयल के नाम पे धोखा मत खाएं, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल यूज करें, लेकिन उसमें पकाना नहीं है। आजकल कंपनियां ठीक है। कुकिंग ऑयल के तौर पे उसे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं, 5-5 हज़ार रुपए लीटर बिक रहा है, लेकिन लोग कुकिंग ऑयल कर रहे हैं। ये कुकिंग ऑयल नहीं है, ऑलिव ऑयल में कुक नहीं करना नहीं आपने। करना उसे। आप वैसे पी लें, उसे ड्रेसिंग कर लें, कॉफी में डाल लें, जैसे भी आप लेते हैं, ठीक है, इसको कुक नहीं करना। ओके। मक्खन उसको कुक नहीं करते, उसे स्प्रेड के तौर पे ब्रेड के ऊपर लगाते हैं या वैसे खा लें। ठीक है, उसे भी पैन में नहीं डालना, पैन में मक्खन डालना, को। सालन बना लें। ओके। तो अगर कुकिंग करनी है, फ्राइंग करनी है, तो चर्बी, देसी घी और कोकोनट ऑयल है। ठीक है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डी बेस्ट है पीने के लिए। बिल्कुल। मक्खन सालन के ऊपर डाल लें। और जो लोग अफोर्ड नहीं करते तो वो वाला कनोला ऑयल जो सिर्फ फिल्टर हुआ हुआ, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज होती हैं, केमिकल उसके अंदर कोई ना लगा हो, कास्टिक सोडा और ये वो ना हो, कोल्हू से निकला हुआ है, फिल्टर है, तो वो यूज़ कर सकते हैं कुकिंग के लिए। दूसरों को ना करें। दूसरा ना करें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्मोक पॉइंट, ये एक रह गया मैं चिकनाई के हवाले से। जितना किसी फैट्स का स्मोक पॉइंट हाई होगा उतनी ही वो बेटर फैट्स हैं, उतनी ही वो बेहतरीन होंगे। तो इस स्मोक पॉइंट होता क्या है? अब स्मोक पॉइंट क्या होता है कि ये जो आपकी फैट्स हैं ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यानी इसमें 3 ट्राई मीन 3, ये 3 इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं और उनके पीछे एक उनको बांध के रखने वाली एक बोन होती है। ठीक है, वो ग्लिसरॉल की बोन होती है जो ग्लूकोज की बनी होती है। ओके। अब जब आप किसी भी चिकनाई को गर्म करते हैं ना, तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि जहाँ पर आकर ये जो फैटी एसिड है ना और ये जो ग्लिसरॉल की बोन है ये टूट जाते हैं, ये फैटी एसिड फ्री हो जाते हैं। ये फ्री फैटी एसिड आपकी बॉडी में जाकर बहुत डैमेज करते हैं, ये कैंसर का डायरेक्ट सबब बनते हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑयल जिसका स्मोक पॉइंट कम होगा वो ज़्यादा डेंजरस है। उसे थोड़ा सा आपने गर्म किया तो और इसकी निशानी क्या है स्मोक पॉइंट की, धुआं निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप जैसे फॉर एग्जांपल पैन पे डालेंगे, चूल्हे पे रखेंगे तो जल्दी धुआं निकलेगा। ठीक है, जैसे मक्खन का आप देखें कि स्मोक पॉइंट कम है, उसको डालते ही धुआं निकला, फौरन एकदम से। देसी घी डाले नहीं निकलता, बिल्कुल उसका स्मोक पॉइंट 250 डिग्री सी है।
ठीक है, इसी तरह कोकोनट ऑयल का 240 डिग्री सी के आसपास है। उसका भी मतलब आप आराम से cook लेकिन कर सकते हैं। इनका 150 160 कुकिंग ऑयल जो आमतौर पे चलते हैं। तो अब जितनी दफ़ा आप इसको बार बार गर्म करते हैं, रीहीट कर रहे हैं जो। रीहीट कर रहे हैं, तो उतने ही फैटी एसिड्स बढ़ते जाएंगे ठीक है। और स्मोक पॉइंट नीचे आता जाएगा और उतनी वो चीज़ डेंजरस है। इसलिए ये जो बाजार से तली हुई मछलियाँ खाते हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा उसमें तलाई है, ये जो पकौड़े हम खाते हैं वो तेल बार बार यूज़ होता है। एग्जैक्टली, वो तो मेनली कमर्शियल यूज में तो रहता ही रीयूज में है। रीयूज में है, तो वो फिर उससे जो केमिकल निकलते हैं वो और ज़्यादा डेंजरस वो है। बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वो कैंसर और इन चीज़ों का सबब बनते हैं। तो ये जो चिकनाई मैंने आपको बताई, चर्बी, कोकोनट ऑयल, देसी घी, इनका जो स्मोक पॉइंट है वो बहुत अच्छा हाई है। इसलिए इसमें आप फ्राई करें, बिल्कुल डीप फ्राइंग के लिए ये डीप बेस्ट है। चर्बी के अंदर फ्राई करें, डीप बेस्ट है। ठीक है। और बाकी ये जो चीज़ें हैं जैसे मक्खन है या ऑलिव ऑयल है, ये सालन के ऊपर आप डाल लें, तो इससे ये बेहतरीन यही चिकनाइयाँ रखें। और चीनी से और प्रोसेस फूड से, जो डब्बे में चीज़ आ रही है और कोई ऐसी कंपनी है जिसका अता पता आपको कोई नहीं है, पता नहीं कहाँ से बाहर से इंपोर्ट किया। अच्छा, इंपोर्ट वाली चीज़ों में तो हलाल हराम का भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मैंने ऐसी भी कंपनियां देखी हैं जो पोर्क को पैक करके ऊपर हलाल की स्टैंप लगाई हुई है। उससे पोर्क के एक्सट्रैक्ट्स को डालेंगे अगर नहीं, पोर्क के वो हैं, उसके एक्चुअल उसके पीसीज हैं, ऊपर हलाल की स्टैंप लगी हुई है। ये तो बहुत ही एक मेजर इशू और ये यूरोप में हो रहा है जी, हाँ। ये वो चैंपियन समझते हैं अपने आप को। तो बी केयरफुल, आपकी हेल्थ है, आपने बचना है तो आपने बचना है, मरना है तो आपने मरना है। इन लोगों के लिए आप एक कस्टमर हैं, कंज्यूमर हैं। हाँ, आप जाएंगे और कंज्यूमर तो आ जाएंगे, तो वो उन्हें आपका एहसास करने की जरूरत नहीं है, आपका अपना एहसास खुद करना है। एग्जैक्टली। सर, एक सवाल आपसे जो बड़ा ज़रूरी भी है, ये इतनी मेडिकल टर्म्स, इतनी साइंटिफिक टर्म्स आपने यूज़ की जो कि आम इंसान के ऊपर से गुजर जाती हैं, तो आपके सर मैं बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना चाहूँगा। आप MBBS से डॉक्टर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जो इतनी ज़्यादा टर्म्स, और ये आप फूड साइंटिस्ट हैं, आप जो आपको इतना ज़्यादा नॉलेज इन सारी चीज़ों के बारे में है। अच्छा, ये सवाल बड़ी जगह पे होता है। मैं क्लियर कर दूं कि ना तो मैं डॉक्टर हूँ, बिल्कुल ठीक है, ना मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, ना ही मेरे पास कोई बायो केमिस्ट्री की फॉर्मल डिग्री है। मैं एक लॉयर हूँ, एक वकील हूँ, एक एडवोकेट हूँ। उस प्रोफेशन ने मुझे एक स्किल दी है। जो मेरा स्किल सेट है वो ये है कि मैं किसी भी चीज़ के एविडेंस को कलेक्ट करता हूँ, उसकी एक तस्वीर बनाता हूँ और फिर उसको समझता हूँ। आप मेरे साथ कोई बात करेंगे तो मैं आम बंदे की तरह उस पर बिलीव नहीं करूँगा। मैं ये देखूँगा कि आप जो मेरे साथ बात कर रहे हैं उसके पीछे आपके पास एविडेंस का डाटा क्या है, क्या डाटा आप रख रहे हैं कि ये नुकसानदेह है या ये फ़ायदेमंद है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ से जनरेट हुआ है। तो ये मेरे प्रोफेशन ने मुझे स्किल दी है। तो मैं डिग आउट करता जाता हूँ और मैं वो रूट्स तक पहुँच जाता हूँ। और चूंकि मैं खुद डायबिटिक था, उस पे तो आपने इसलिए रिसर्च आपकी यहाँ पे इस बात से शुरू हुई। तो ये जितनी कहानियाँ हैं ना डायबिटीज़ के हवाले से, ये सारी आपकी फूड की हैं। कोई गोली नहीं है, कोई चीज़ नहीं। तो मैं इसलिए, अल्लाह ने मुझे डॉक्टर नहीं बनाया, इसीलिए मैं आउट ऑफ बॉक्स जाता। एग्जैक्टली, अगर डॉक्टर होते तो शायद आप बुक तक महदूद रह जाते हैं। हाँ, वो सोचते नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स नहीं जाते। उस प्रोफेशन के अपने एक पैरामीटर्स होते हैं, बंदा उससे बाहर जाने को गुनाह समझ रहा होता है। बिल्कुल ऐसे। इसीलिए डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं फूड से भी ठीक है, लेकिन ये गोली ज़रूर खाओ। क्यों खाएं भी गोली ने अंदर जाके कोई केमिकल नहीं, वो केमिकल है। डेली आप सुबह शाम अंदर केमिकल फेंक रहे हैं यार, उसने कुछ तो कुछ करना है ना अंदर जाके। एक फायदा देगा, 10 नुकसान करेगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है। और फिर आप बंदे को फूड भी छुड़वा देते हैं, गोली भी दे देते हैं, बंदा फिर नहीं ठीक होता। तो फिर मेरे जैसा ज़हन सोचेगा कि कहीं पे तो गलती है ना। एग्जैक्टली। तो ये हूँ मैं। तो आप वो डिग आउट करते हैं, मतलब मसला आपको तय है तो आप उसका एविडेंस, उसकी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करके फिर उसे आगे प्रेजेंट कर रहे होते हैं। सर, लेकिन इट्स ईयर्स ऑफ नॉलेज एक्यूमुलेटेड बाय यू। आपने इतनी ज़्यादा, मेरे ख्याल से किताबें, इतने डॉक्टर से बात करके कहाँ कहाँ से डाटा ये कलेक्ट नहीं किया। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम अपने व्यूअर्स को जितने सालों का आपने नॉलेज इकट्ठा किया हुआ है, किसी तरह से निचोड़ के, उन्हें भी घोल के, आसान करके पिलाते रहें,
कि उनकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप, क्योंकि आप तो वैसे ही लॉ से एसोसिएटेड थे, तो इतनी मुश्किल टर्म्स आपको तो आदत है यूज़ करने की और अंडरस्टैंड करने की। व्यूअर्स के लिए हम इसे इंशाल्लाह कोशिश होगी कि और आसान से आसान तर जी, करके इंशाल्लाह उनके साथ शेयर हम करते रहें। लेमैन अप्रोच में चलेंगे, सादा जुबान में, लेकिन ऑथेंटिक नॉलेज। ऑथेंटिक नॉलेज, एग्जैक्टली। ये नहीं है कहानियां सुनी सुनाई बातें नहीं। हाँ, ये प्रूवन या देख के डाटा इकट्ठा एक- करके उनके सामने प्रेजेंट करेंगे, जैसे आपने आज और हिस्ट्री फिर भी की। ऐसा है ना कि जो बातें मैंने की हैं, अब कौन सा दौर है कि किताबें नहीं आपको मिलती। गूगल पे चले जाएं, चैट जीपीटी पे चले जाएं, जाके डालें कि देखें कि कौन बंदा सही बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, आपको पता चल जाता अपनी रिसर्च खुद से है। शुरू आसान हो करें तो जाता आपके लिए आसान है। या हो कम से कम किसी को सुन के अमल करने से पहले जरा उसको वेट कर लें, क्रॉस चेक कर लें, क्रॉस देख चेक लें कर कि लें। वो सही बात कर रहे हैं, गलत कर रहे अब तो ये बहुत आसान है। इस सदी का जो मोजज़ा है ना, हम्म। वो ये है कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी ये मर्ज हो गए। हैं। बिल्कुल ऐसे है। अब शायद डॉक्टर की उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। नियर फ्यूचर में तो मेरे ख्याल से ठीक है। ये टेक्नोलॉजी और इस आप सारे चैट कवर जीपीटी करते पे हैं। अपने सिम्टम्स लिखें, वो आपको बता देगा ये बीमारी है, ये फूड बंद करें, ये खाने शुरू कर दें, ये मेडिसिन लें अगर आपको ज़रूरत है। वो सारा कुछ आपको कर देगा। टेस्ट वो कहेगा ये टेस्ट करवा लें, ये रीडिंग्स अगर हैं तो ये कर लें। तो अब ये जो एक बहुत बड़ा कम्बिनेशन है आपके पास, इसे यूज़ करें। आप मेरी बातों पे ब्लाइंड फॉलो ना करें, यूज़ करें। क्यों और मार आप रहे हैं? इम्पैक्ट खुद देखें और उसके Impact बाद खुद आप एक डिसीजन मैं इसलिए बात करता हूँ कि मैंने ये कर लिया है, हाँ जी। मैं इस पे सॉलिड हूँ, मैं आपके सामने बैठा हुआ आपका हूँ। तो ट्राइड एंड टेस्टेड हो गया हुआ है, आपने खुद ट्रायल किए अब हैं, वो किए जो हैं। स्ट्रेटजी थी ना, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। तो आप व्यूअर्स जो हैं, जो सबसे आसान काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि स्ट्रैटेजी पे अमल शुरू कर दें, और दूसरा ये है कि क्रॉस चेक भी करते रहें कि आपकी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, वो चीज़। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम अगेन। और सर, इसी तरह के मज़ेदार टॉपिक्स आप शेयर करते रहें हमारे साथ, और व्यूअर्स से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कमेंट सेक्शन के अंदर प्लीज़ आप जिन टॉपिक्स के बारे में जाहिद साहब को बात करते हुए सुनना चाहते हैं गुरु साहब को, तो वो भी शेयर करते रहें हमारे साथ। या अगर कोई स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशन है जो कि आपको लगता है डॉक्टर से एड्रेस नहीं हो रही, या फिर आप कॉन्टीन्यूस उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मसला अभी भी एग्जिस्ट करता है, तो वो भी आप कमेंट्स के अंदर हमारे साथ शेयर करें, और आपके सवाल मैं इंशाल्लाह गुरु जाहिद तक पहुंचाता रहूँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।